और वेब3 है क्या, मतलब कैसे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा या हेल्प करेगा? देखिए, अगर आपको मंथली पेमेंट्स मिलती हैं, आपको मंथली सैलरी मिलती है, तो आपने जो आज काम किया उसकी डी वैल्यू हो गई आपकी 30 दिन में और आपको डी वैल्यूड मनी मिली। तो मैंने जो आज काम किया उसके मुझे पैसे अभी मिलने चाहिए। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अगर आप अर्जेंटीना की बात कर रहे हो, आप रवांडा की बात कर रहे हो, आप वेनेजुएला की बात कर रहे हो, आप जिम्बाब्वे की बात कर रहे हो, वहाँ के लोगों को जब ये बात पता चलेगी ना कि मुझे 10% कम सैलरी भी मिलेगी बट मुझे इंस्टेंट मिलेगी। जो यूट्यूब प्रीमियम नहीं ले सकते, वो एड्स को ब्लॉक करने के लिए ब्रेव यूज़ करते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो वेब3 है, वेब2 है, कुछ भी है। उनको ये लग रहा है कि यार यूट्यूब पे ऐड नहीं आती बिना यूट्यूब प्रीमियम खरीदे, तो मैं इसलिए ब्रेव चला लेता हूँ। कि जहाँ पे जियो कॉइन का आना पॉलीगॉन के ऊपर, और दिस कुड बी लाइक समथिंग अ गेम चेंजर या कुछ। यार अगर मुझे आज भी $5 मिलियन का कोई कॉइन खरीदना है ना, और वो पॉलीगन, इथीरियम, सोलाना तीनों पे अवेलेबल है, व्हाई वुड आई रिस्क इट? बंदुल भाई, हमने सबसे पहले तो बिटकॉइन को देखा कि बिटकॉइन इवॉल्व हुआ। 2008 में वाइट पेपर आया, 2009 में पहली ट्रांजैक्शन देखी हमने जनवरी में। उसके बाद हमने बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री आज तक देखी। साथ में वेब3 इवॉल्व हुआ। वेब3 को खैर टर्म तो अभी लेटेस्ट है, लेकिन हमने क्रिप्टो को, ऑल्ट कॉइन्स को देखा। जब इथेरियम आया उसने बोला कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन पे, और हम सिर्फ वैल्यू को ट्रांसफ़र करने के साथ साथ हम पूरी दुनिया की जो फाइनेंस है उसको हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग यूज़ केसेस और सब चीज़ें हैं। मेरा यहाँ पे ये मानना है कि आज भी ना, जब मैं इंडस्ट्री को देखता हूँ, क्योंकि मैं भी 2017 से इस इंडस्ट्री में हूँ, हम बात हमेशा ही कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल ऑफ योर डेटा, यू शुड ओन योर डेटा, यू शुड कंट्रोल योर डेस्टिनी, यू शुड कंट्रोल योर आइडेंटिटी, यू शुड कंट्रोल योर मैसेजिंग, टेक्सटिंग, एवरीथिंग, फाइनेंस। लेकिन जब मैं लोगों से एक्चुअल में बात करता हूँ और उनसे मिलता हूँ, तो लोग अपने 10 रुपए के लिए आधार कार्ड, अपना डेटा, मतलब अगर उनको 10 रुपए का कोई फ्री भी लेना हो, अगर कोई फ्री का कोई गिव अवे है, तो उसके लिए एकदम डेटा दे देते हैं। यू थिंक कि हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं? कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि हम ज़बरदस्ती का डिसेंट्रलाइजेशन और ये सब चीज़ें सेल करना चाहते हैं, और लोगों के पास इसके लिए टाइम ही नहीं है, और दे आर हैप्पी विद देयर ओन लाइफ, दे आर हैप्पी विद द करंट फॉर्म ऑफ इंटरनेट, दे आर हैप्पी विद द करंट सोशल मीडिया, दे आर हैप्पी विद करंट फेसबुक। क्या है यार, फ़ोन नंबर, डेटा, मेरी एज, मेरा सब कुछ ले लेगा तो क्या कर लेगा मेरा? आधे लोगों का तो ये कहना है। क्यों ज़रूरी है वेब3, और वेब3 है क्या, मतलब कैसे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा या हेल्प करेगा? काशिफ भाई, मेरा इसके ऊपर ओपिनियन पता है क्या है, कि बात सही है आपकी कि हम तो इंडिया में देख रहे हैं, तो लोग 10 रुपए के लिए अपना डेटा दे देते हैं। हाँ, पीछे याद है वर्ल्ड कॉइन के लिए लाइन लगा के उन्होंने, जब वो आइरिस डेटा दे रहा था बैंगलोर में एक मॉल के अंदर, वो कैसे लाइन लगा के लोग डेटा दे रहे थे $25 के लिए। तब भी आई डोंट रिमेंबर, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने उससे तब भी बोला था कि जो वर्ल्ड कॉइन कर रहा है दैट इज नॉट सस्टेनेबल, दैट इज नॉट राइट, बट दैट्स ओके, पीपल डू इट, आई अंडरस्टैंड इसको। अब इसका एक कॉन्ट्रारियन व्यू समझते हैं कि अब डेटा इंडिया दे रहा है, वो यूएक्स पे नहीं करता। बहुत बात होती है कि हम लोग स्वदेशी करते हैं, बट हम लोग एट द एंड चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, हम अमेरिकन ऐप्स यूज़ करेंगे। और मेरे को लगता है लोग सही भी हैं। अगर एक चाइनीज़ प्रोडक्ट एक इंडियन प्रोडक्ट से ज़्यादा वैल्यू देगा तो शायद आर्बिट्राज है ना, कुछ बहुत सारे लोग तो ऐसे कि जो दिन का खाना ही नहीं खा पा रहे, तो वो ये कैसे नोटिस करें कि ये इंडियन है, ये चाइनीज़ है? उनको तो ये ना यार कि मेरे पास 10 रुपये है, उनको 10 रुपये में पेट भरना है, मान लो वो है ना। अब इस करना क्या पड़ेगा कि आपको इवॉल्व होना पड़ेगा यूएक्स में, यूआई में, आपके विजन में, कि आप उससे बढ़िया एक्सपीरियंस, आपका डेल्टा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लोग न्यूज़पेपर से सोशल मीडिया पे इसलिए शिफ्ट नहीं हुए थे कि सोशल मीडिया ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स कम डिसेंट्रलाइज्ड हैं। अब समझोगे ना, अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन की वेव बताऊं तो न्यूज़पेपर वेर ईजियर टू कंट्रोल, टीवी चैनल्स वेर ईजियर टू कंट्रोल, यूट्यूब कंपैरेटिवली मुश्किल टू कंट्रोल है। ये तो आप मानते हो। एंड आज का यूज़ तो यूट्यूब ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे टीवी चैनल एंड न्यूज़पेपर्स। तो आपको लगता है उनका रीज़न डिसेंट्रलाइज था? नहीं, उनका रीज़न था यूज़र एक्सपीरियंस, कि डेल्टा बहुत बड़ा था, कि न्यूज़पेपर पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना ब्लॉग में मज़ा आ रहा है। एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, न्यूज़पेपर के लिए आपको लग से आना पड़ता है, आपकी जेब में एक फ़ोन है जहाँ पे आप कभी भी पढ़ सकते हो। वीडियोज़ का भी सेम है कि टीवी पे आपको एक टाइम पे ही कंटेंट देखना है, यूट्यूब पे आप जब फ्री हो तब देख लो, मेट्रो में हो मेट्रो में देख लो, घर पे हो घर पे देख लो, ऑफिस में देख लो।
टीवी के लिए आपको एक स्पेसिफिक प्लेस पे होना पड़ता है, स्पेसिफिक टाइम पे होना पड़ता है, विच इज़ नॉट कन्वीनियंट। तो कन्वीनियंस और डेल्टा आया जिससे, बट ह्यूमैनिटी ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, अगर मैं न्यूज़पेपर और टीवी चैनल से भी पहले चले जाऊँ तो पहले क्या होता था कि राजाओं के वो होते थे बेसिकली, शिक्षक बोल लो आप, अनाउंसर्स बोल लो, या फिर कथावाचक बोल लो, तो वो राजा उसको बताता था कि ये पीआर कर दो मेरी, ये कहानी बता दो, वो जा जाके बताता था। तो पहले तो मीडिया और नैरेटिव्स बिल्कुल ही कंट्रोल्ड बाय किंग था। फिर थोड़ा डिसेंट्रलाइज्ड हुआ जब न्यूज़पेपर्स और प्रिंटिंग प्रेसेस आई। प्रिंटिंग प्रेस वॉज अ रिवोल्टिंग मूवमेंट, बहुत अपोज भी किया गया है प्रिंटिंग प्रेस को इनिशियल डेज में। तो हिस्ट्री अगर आप प्रेस की पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर को एक्सेप्ट नहीं करते थे पहले लोग कि ये दिस इज नॉट राइट वे टू कंज्यूम इन्फॉर्मेशन, जिसको आज हम सबसे सीक्रेट मानते हैं। ये हुआ फनिंगली, पर ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर बिकेम अ थिंग, फिर न्यूज़ चैनल्स बिकेम अ थिंग, फिर यूट्यूब बिकेम अ थिंग। तो हम ये बात तो कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन है, बट इट हैज़ टू बी रैप्ड इन अ गुड डेल्टा कि लोग स्विच कर पाएँ। और डेल्टा मेरे को लगता है जो RWA, इट कैन बी अ गुड डेल्टा कि रियल वर्ल्ड एसेट्स आपके डेटा को जब वो एक मोनेटाइजेशन से, क्योंकि डेटा तो चाहिए दुनिया को। मैं ये नहीं कह सकता कि आप सारा डेटा, अगर आप मान लीजिए मेडिकल डेटा है ना, अगर मेडिकल डेटा एक जगह कॉम्युलेट हो गया, एनालिसिस नहीं होगा तो नई रिसर्च कैसे आएगी मेडिकल पे? और क्या हमें उस रिसर्च की रिक्वायरमेंट नहीं है? हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें सिलेक्टिव डेटा देना पड़ेगा, उसे अनोनमाइज करना पड़ेगा, और उससे कोई गलत यूज़ ना करे, ये मेक श्योर करना पड़ेगा। और ये मेक श्योर कब होगा? जब वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होगा, एक पब्लिक ब्लॉकचेन पे होगा, रादर देन किसी के सेंट्रलाइज सर्वर पे होगा, राइट? तो मेरे को लगता है कि ये वेव आएगी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, लोग केयर करें ना करें, दे विल स्टार्ट स्विचिंग टू डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे यूट्यूब के लिए उन्होंने स्विच कर लिया कि मानो आज आप यूट्यूब चल रहे हो, अगर यूट्यूब जितनी स्मूथ ऐप हो, बिल्कुल वही इस चीज़ें हों सेम, प्लस क्रिएटर्स को ज़्यादा पैसे मिले, प्लस यूज़र्स को भी कंटेंट देखने का और उस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ मिले, तो पीपल विल स्विच, राइट? तो मेरे को लगता है हमने अभी तक वो रैपर डिकोड नहीं किया है। द इनर फिलॉसफी मुझे लगता है कि हम भी करते हैं। और मैंने आज तक कभी जब भी किसी से बात की है तो किसी को ऐसा नहीं, मैंने आज तक ये नहीं सुना कि बोलेगा यार नहीं यार मेरे को चाहिए नहीं। वो कह रहा है यार चाहिए मुझे, बढ़िया बात बोल रहे हो आप कि डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस मेरे को एक्सपीरियंस सेम दे दो, मैं रेडी हूँ। वो एक्सपीरियंस कोई ना कोई तो दे ही देगा कि आई गेस वी आर क्लोजर। और हम ना यार Web3 वाले प्रॉब्लम क्या है ना, हम इतने इम्पेशेंट हैं कि हमने अपनी कम्युनिटी पे ही बंदूक रखी हुई है। अगर आप इफेक्टिवली देखो यार, न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर बनने में, अडॉप्शन करने में कितना टाइम लगा, टीवी चैनल्स को टीवी चैनल, आप तो इंडस्ट्री से हो, कितना टाइम लगा उनको इवॉल्व होने में, यूट्यूब को इवॉल्व होने में कितना टाइम लगा। इंडिया में अगर आप देखो यूट्यूब कब 2001 से लगे हुए हैं वो, है ना, और जा करके कब 15-16 में जाके इंडिया में तो मेन स्ट्रीम हुआ। TVF पहला एंटरटेनमेंट चैनल था जिसने यूट्यूब स्पेसिफिक कंटेंट बनाना शुरू किया। उससे पहले तो लोग सिर्फ अपने ऐड शूट्स करके उसको यूट्यूब पे सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे थे। तो इतने साल दिए हमने। इथीरियम खुद 2016 में आया, मतलब 14 में आया था, बट प्राइमरीली 16 में वो उनका ICC हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद डैप्स बनते हुए भी टाइम ही कितना हुआ। मेरे को लगता है हमें we should be little lenient towards our community and entrepreneurs। हमने बहुत ज़्यादा उनको ऐसे खींच के रखा हुआ है। हाँ, as community। मुझे लगता है कि अभी लोगों को धीरे धीरे ना अपने डेटा और उसका डेटा का जो मिसयूज़ है उसकी समझ आ रही है। हाँ, पहले आज से सिर्फ 2-4 साल पहले आप पीछे चले जाओ, समझ नहीं आती थी। इनको जो मुझे लगता है जो एक टर्निंग पॉइंट था, जो लोगों को डेटा की इंपॉर्टेंस समझ में आई, जो पूरी दुनिया में, वो थी जब US के अंदर जो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला जो एपिसोड हुआ था, जिसके अंदर ये पता लगा कि सोशल मीडिया का एक इस्तेमाल किया गया, जिसमें फेसबुक और मेटा इन सबके ऊपर जांच जब बैठी तो पता लगा कि किस तरीके से मैनिपुलेशन की गई और जिससे US के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में उसका फ़ायदा उठाया गया। वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था, पूरी दुनिया में एक आवाज़ गई। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंसानियत को ना एक चीज़ है वो ये कि ना जब तक हम किसी प्रॉब्लम में नहीं आते, हम जनरली ना उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ नहीं करते, राइट? जैसे कोविड आया, कोविड जब तक नहीं आया था तो हमें नहीं पता था कि यार ये ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन इमोशंस और ये रिलेशनशिप्स
एक दूसरे के लिए बुरे टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों की उस टाइम हमें इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई। इनफैक्ट कई लोग ये बोलने लगे यार मैं तो छुट्टी पे जाऊँगा जैसे ही कोविड ख़त्म होगा, किसी ने बोला यार मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाऊँगा, किसी ने बोला यार मैं अपना सपना पूरा करूँगा। तो होता क्या है कि जब कोई बुरा टाइम आता है वो तभी आदमी को रियलाइजेशन होती है। और अभी जो करंट जो इकोसिस्टम है, जो डेटा का जो सेंट्रलाइजेशन है, उसके काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिले। अब अचानक जैसे मीडिया एक एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया बाय द वे, कि किस तरीके से पहले मीडिया जो था वो सेंट्रलाइज, वो नरेटिव जो बनाता था, जो चीज़ें करता था पूरी दुनिया का, क्योंकि पूरी दुनिया में मीडिया डिसेंट्रलाइज शुरू हुआ था। लेकिन जब गवर्नमेंट्स को लगा कि नहीं यार हमें मीडिया पे भी कंट्रोल चाहिए, अगर इफ़ यू वांट टू कम बैक सपोज पूरी दुनिया में, तो लोगों को फिगर आउट हो गया कि यार अच्छा मीडिया तो यार जो यूट्यूब पे है और ये मीडिया का कितना बड़ा रोल है। बट इवेंचुअली ये भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपने टिकटॉक बनाया और फिर एक गवर्नमेंट ने बोला टिकटॉक हमारे यहाँ नहीं चलेगा, और वहाँ नहीं चला, और आपका क्या हुआ, इतना बड़ा एसेट खत्म हो गया। तो इसके भी इश्यूज हैं। तो मुझे लगता है कि Web3 आप किसी को ऐसे बैठा के उसको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बता सकते अनटिल अनलेस उसने किसी टाइम पे कुछ उसको हिट ना हुआ हो। बिल्कुल, तो तब तक वो समझ नहीं आएगा उसको। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि ये भी बात से हिट ना हुआ हो। मेरे को लगता है कि स्विच दो, बट लोगों को, मैं अगर जब भी मैंने जब आज तक जब जितने लोगों से बात की, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग। डेटा वाली बात ना, लोगों को समझ आती है कि हमसे ले रहे हैं डेटा और गलत यूज़ हो रहा है। उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है उस यूएक्स का। हम ये यूट्यूब पे रिलीज़ करेंगे ना, हम कहीं और रिलीज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हमें भी पता है यूट्यूब पे डिस्ट्रीब्यूशन, यूट्यूब का ही सबसे सीमलेस एक्सपीरियंस है वीडियो अपलोडिंग का भी और व्यूइंग का भी आज के डेट में। somebody has to replace this। और मेरे को लगता है अभी तो इंडस्ट्री बहुत नेसेंट है, वेरी फ्यू विल बी एबल टू टॉपल इट। हमने करेंसीज को टॉपल कर दिया एक कॉन्सेप्ट के साथ, ये एप्लीकेशन तो कुछ भी नहीं है, एंड पीपल विल अंडरस्टैंड। और दूसरी बात, आपकी बात से मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ कि जब भी कोई क्राइसिस का मोमेंट आएगा या फिर जब भी प्रॉब्लम आएगी तो पीपल विल अंडरस्टैंड। जैसे अगर मैं बिटकॉइन के अडॉप्शन की बात भी करूँ या क्रिप्टो की इन जनरल अडॉप्शन की बात करूँ, तो जितने भी दुनिया में ट्रबल्ड एरियाज़ हैं, चाहे वो वेनेजुला है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका में आप कंट्रीज जो देखोगे, जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे जो भी प्रॉब्लमेटिक कंट्रीज़ हैं, रवांडा है, वहाँ पर क्रिप्टो की अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है देन जो खुश कंट्रीज़ हैं। बहुत शानदार टॉपिक छेड़ दिया ये तो मैं इस पे तो मैं पूरी थीसिस लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अभी जो आपने मेरी उसी बात को प्रूव कर दिया। जब तक आप कंफर्ट जोन में जितना रहोगे आप Web3 को नहीं समझोगे। अभी भारतवर्ष में क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमें बहुत चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ, तभी इब्ने बतूता ने बोला था कि अगर दुनिया को समझना है तो अपने कंबल और रज़ाई को हटा के ट्रैवल करना शुरू करो। दुनिया में जब ट्रैवल करोगे तो फिगर आउट करोगे, और ट्रैवल सिर्फ एक अपने कन्वीनियंस जोन वाले उसमें नहीं, आप दुनिया में ऐसे भी देश में जाओ जहाँ पे लोग ट्रबल से गुजर रहे हैं। इस टाइम पूरी दुनिया में अगर आपने क्रिप्टो अडॉप्शन बिल्कुल सही बोला, अगर डबल डिजिट में किसी देश में इन्फ्लेशन है, चाहे वो जिम्बाब्वे है, वेनेजुएला है, लेबनान है, अफ्रीका के 70 से 80% देशों में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। इतनी हाई इन्फ्लेशन में ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, उनको ये पता ही नहीं होता है कि आज जो ब्रेड 10 रुपए की है वो कल 12 रुपए की हो सकती है। प्रोड्यूसर इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो कह रहा है यार मैं 12 की क्यों बनाऊं, अभी कुछ दिन में ये 14 की हो जाएगी। वो 15 रुपए की वेट कर रहा है। जो खरीदने वाला है उसको ये सर्टेनिटी नहीं है कि आज 10 रुपए की कल 12 की हो जाएगी, तो वो आज वो होर्डिंग करना चाहता है, वो 10 रुपए में ज़्यादा ब्रेड खरीदना चाह रहा है। लोग सुबह को निकलते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि आज उनका जो बैंक बैलेंस है वो इनफ है कि नहीं उनको कवर करने के लिए। ऐसी स्थिति में लोग क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं, एडॉप्शन इसलिए बढ़ रही है। बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट बोला है। यही मैं बताना चाहता हूँ लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, आपको Web3 तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपका दिल नहीं टूटेगा। वो कहते हैं ना, मोहब्बत की ग्रेविटी, आप मोहब्बत में तब तक आप मोहब्बत ट्रू लवर नहीं कहलाते हो ना, जब तक आपको लाइफ में धोखा नहीं मिलता है, जब तक आपको लाइफ में आपका दिल नहीं टूटता है। Absolutely. तो आप यही समझो कि आपको Web3 नहीं समझ में आने वाला जब तक आप कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं गुजरोगे। और मैं कह रहा हूँ कि अगर जो लोग नहीं गुजर सकते या जो नहीं गुजरना चाहते, व्हाट यू कैन डू इज आप स्टडी करिए कि प्रॉब्लमैटिक एरियाज में चल क्या रहा है। हाँ। अगर आप दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टेक है बाय द वे, मैं पहले ही बता दूँ, पर
मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ों को स्टडी करना चाहिए, एक तो प्रॉब्लमेटिक एरियाज और एक जो भी आपके नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, या फिर जो भी चीज़ें जिसको सोसाइटी गलत देखती है। जैसे कि अगर मैं पोर्नोग्राफिक फिल्म्स की बात करूं, आपको पता है कि पॉर्न इंडस्ट्री वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्री जिसने डिजिटल कैमराज अडॉप्ट किए थे, जिन्होंने स्ट्रीमिंग अडॉप्ट की थी। स्ट्रीमिंग सबसे पहले पॉर्न इंडस्ट्री ने अडॉप्ट की, देन कलर्ड फिल्म्स, जो कलर्ड वीडियोग्राफी है वो पॉर्न इंडस्ट्री ने करी। क्यों? बिकॉज दिस इज़ द इंडस्ट्री जिसको आगे चलना पड़ता है टेक्नोलॉजी में बाकी इंडस्ट्री से। सेम गोज विद ऑल दिस, जो भी ड्रग्स हैं, किसी भी चीज़ हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करती हैं जनरली दे गो अहेड ऑफ द टाइम। और दूसरी हैं जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, जो वहाँ के लोग सोल्यूशन लेकर आते हैं, बिकॉज उनको कंपल्सिव है, उनको लेकर आना पड़ेगा सोल्यूशन। नहीं तो एज यू हैव राइटली सेड कि मुझे पता ही नहीं कल ब्रेड महंगी हो जाएगी तो मुझे इन्वेस्टिंग मेरे लिए कंपल्शन हो जाएगी। आज के टाइम में क्या है कि माई फादर यूज टू इन्वेस्ट इन एफडीज, क्योंकि 2000s में 1900 में एफडी रेट्स आर ग्रेट। आज उनके पास कंपल्शन है कि उनको स्टॉक मार्केट में पैसे डालने पड़ेंगे, बिकॉज एफडी तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करेगी। एंड ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन हैं जो जिनके पास और ऑप्शन ही नहीं है, राइट? तो कंपल्सरी हो गया ना, बिकॉज एक क्राइसिस आ गया कि अब एफडी के रेट्स, इन्फ्लेशन एफडी के रेट से ज़्यादा हो गई। उसी तरह से जिनकी इकोनॉमी, जिनकी करेंसीज बहुत ज़्यादा डीवैल्यू कर रही हैं, उनको अलग तरह से करना पड़ रहा है। तो आप उनको स्टडी करिए, वहाँ से आपको फ्यूचर के टेक्निकल इनोवेशन और फ्यूचर किस तरफ मूव करेगा वो आपको, मेरे को लगता है, ईजिली पता चल जाएगा। हाँ, एब्सोल्युटली। इसीलिए आपको वेब3 या वेब3 को आप वो टर्म को हटा के आप इसको ये समझिए कि आप डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी क्यों है। आप खुद से ही सवाल पूछो ना, आप खुद से ही सवाल पूछो कि ज़रूरी क्यों है। अगर आज आपको अमेरिका में $10 भेजने अपने भाई को, और खुदा ना खास्ता आपका भाई अमेरिका में कुछ ऐसी स्थिति में फंस गया कि उसको $10 एक मील के लिए चाहिए, और उस वक्त वो किसी को नहीं जानता अमेरिका में, और आप हिंदुस्तान में या किसी और देश में करोड़पति हो, आपका भाई आपको टेक्स्ट डालता है कि भाई कैन आई गेट $20 फॉर अ मील। आप अपने भाई को क्या HDFC बैंक में जाके $20 भेज सकते हो? तो ये बैंकिंग का फेलियर है। और मैं बोल रहा हूँ कि इसी सब के लिए बैंक आपको, जैसे आप जाओगे और आप कहोगे कि मुझे अपने भाई को जो कि वहाँ भूखा है उसको $20 भेजने, बैंक आपकी मजबूरी सुन के हो सकता है आप पे आपके सहानुभूति जताए, लेकिन वो हेल्पलेस है कि $20 कैसे भेज दें हम। हाँ, बिल्कुल। जबकि उसके लिए आसान है कि एक डेबिट एंट्री आपके मारनी, क्रेडिट एंट्री वहाँ मारनी है, लेकिन सिस्टम कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि माइक्रो पेमेंट्स जो हैं आप क्रॉस बॉर्डर नहीं भेज सकते। बिल्कुल। और इसीलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परिस्थितियाँ हैं और विपरीत परिस्थितियाँ जो होती हैं वो आविष्कार की जननी होती हैं। राइट। जैसे आपने भी माइक्रो पेमेंट्स की बात करी, इसी टॉपिक पे मेरे को एक और चीज़ याद आई कि मनी स्ट्रीमिंग इज़ ऑल्सो बिग इशू, जो अभी तक हमारे करंट फिएट सिस्टम नहीं कर पाया। मनी स्ट्रीमिंग में आपको समझाता हूँ कि मनी स्ट्रीमिंग ऐसा है कि जो आपने बोली इन्फ्लेशन, अब जिस कंट्री में हमारी में तो चलो इन्फ्लेशन उतनी ज़्यादा नहीं है फॉर्चुनेटली, जिन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको मंथली पेमेंट्स मिलती हैं, आपको मंथली सैलरी मिलती है, तो आपने जो आज काम किया उसकी डी वैल्यू हो गई आपकी 30 दिन में, और आपको डी वैल्यूड मनी मिली। तो मैंने जो आज काम किया उसके मुझे पैसे अभी मिलने चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। तो उसमें मनी स्ट्रीमिंग इज द सोल्यूशन कि मैंने 5 मिनट काम किया, मेरे 5 मिनट के पैसे मेरे बैंक में आ गए। बट सिंस हमारे पास प्रोग्रामेबल मनी नहीं है आज के टाइम में, ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रोग्रामेबल मनी सिर्फ और सिर्फ Web3 में आती है। तो इसके ऊपर एक मनी स्ट्रीमिंग सोल्यूशन बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो फ्यूचर में जब लोग बोल रहे हैं ना कि हम मनी स्ट्रीमिंग कर पाएंगे, मनी स्ट्रीमिंग का मतलब क्या कि मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ और कोई AI एजेंट है, कोई डैप है, वो मेरे को रिकॉर्ड करेगा, अच्छा यार ही इज़ एक्चुअली डूइंग डेवलपमेंट, और मेरे को मान लो मेरा आर्ली रेट है $20, $100 व्हाटसोएवर, मुझे मेरे हर सेकंड के लिए उतने डॉलर्स मेरे वॉलेट में इकट्ठे होते रहते हैं। आई कैन विड्रॉ इट एनी टाइम। मैंने 2 घंटे कोड किया एंड मेरे $200 इकट्ठे हुए, मैंने अपने डैशबोर्ड से आके विड्रॉ किए, मेरे फ़ोन में आ गए, एंड देन आई वेंट एंड आई बॉट अ लंच फॉर माई सेल्फ। मैंने खाना खाया, $50 खर्च किए, $100 ट्रेड पे डालने थे, कोई ट्रेड किया, आके बैठा, फिर 2 घंटे ट्रेड किया, एंड देन
वो पैसे मेरे अकाउंट में आते गए। मनी स्ट्रीमिंग से बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्यूशंस सॉल्व हो जाएंगी फ्यूचर में, बट वो करंट फिएट सिस्टम पे बन ही नहीं सकती। तो पीपल विल स्विच, बिकॉज जब ये सोल्यूशंस आ जाएंगे, अगर आप अर्जेंटीना की बात कर रहे हो, आप रवांडा की बात कर रहे हो, आप वेनेजुएला की बात कर रहे हो, आप जिम्बाब्वे की बात कर रहे हो, वहाँ के लोगों को जब ये बात पता चलेगी ना कि मुझे 10% कम सैलरी भी मिलेगी बट मुझे इंस्टेंट मिलेगी, साथ के साथ मिलती रहेगी, दिल ऑलवेज स्विच। एब्सोल्युटली। अरे आज की डेट में रिमोट वर्किंग कोविड के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी, राइट, कई कंपनीज के एम्प्लॉय उस देश में नहीं होते जहाँ वो एग्जिस्ट करती है। राइट, मैक्सिमम कंपनीज के एम्प्लॉयज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, राइट, और कुछ लोग ऐसी जगहों पे भी हैं जहाँ पे मनी जो है वो दिन के बेसिस पे डिवैल्यू होती है। राइट, उनको ये नहीं पता होता है कि सुबह क्या रेट होगा। राइट, ब्रेड का, अंडे का रेट सुबह खुलता है। राइट, हमारे यहाँ रेट चेंज नहीं होता है। हमारे यहाँ अंडा जनरली सर्दी में महंगा होगा, गर्मियों में इट इज़ अ लॉन्ग साइकिल। राइट, लेकिन कई देशों में रेट दिन का सुबह खुलता है, राइट, शाम का रेट अलग होता है, जैसे गोल्ड का होता है, हमारे गोल्ड का रेट होता है। तो वहाँ पे लोगों को जब आप सैलरी पे कर रहे हो वीकली बेसिस पे अगर कर रहे हो तो कैसे? और इंडिया में तो बहुत सारी कंट्रीज में तो मंथली हो रही है। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं, और ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो करंट जो सिस्टम है उसके अंदर बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप जब कह रहे हो कि जो डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस है इसलिए ग्रो कर रहे हैं, राइट, तो क्रिप्टो को आप या वेब3 को पॉन्जी कोई कहता है आपको, तो आप जजमेंट बनाने से पहले आप ये सोचो कि यार एक सेकेंड, यार इतने $1 ट्रिलियन मार्केट बन गई है, कुछ तो होगा, समझने तो दो पहले, फिर मेरे को अपना ओपिनियन बनाने दो। आपके पास अगर कोई हमारी इस बात को सुनने के बाद, हमने सिर्फ 2-3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बैंकिंग के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोन्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है। मतलब एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। आपकी कोई प्रॉपर्टी लुधियाना में होगी या कहीं चंडीगढ़ में होगी या किसी और जगह पे होगी। एक रियल एस्टेट जो छोटी सी दुकान 500 स्क्वायर फीट की न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में है, और एक कई बीघों में बना हुआ एक पैलेस, आलीशान पैलेस यूक्रेन में है। बैंक के पास आप जाओगे, आप बोलोगे कि यूक्रेन का बहुत बड़ा पैलेस है मेरे पास, इसके सिक्योरिटी रख लीजिए और मुझे लोन दे दीजिए। न्यूयॉर्क के दुकानदार जो 500 स्क्वायर फीट की दुकान है टाइम स्क्वायर पे, वो कहता है यार मेरे पास दुकान है, मुझे लोन दे दीजिए। बैंकर जो है वो उस दुकान को ज़्यादा वैल्यू करेगा, यूक्रेन के उस पैलेस को वैल्यू कम करेगा। राइट, क्यों? आप कहोगे मेरा तो पैलेस है, वो कहेगा भाई तो अभी लड़ाई में चल रहा है। हाउ डज इट मैटर? प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी, नहीं, जब तो लड़ाई ओवर होगी तब आना, तब बढ़िया रेट दे दूंगा। सो प्रॉपर्टी डिस्पाइट बीइंग एट अ प्राइम एरिया और सब चीज़ें, वो बैंकर की मर्सी पे आप हो, बिल्कुल उसकी मर्सी पे हो। एंड हमने देखा कि यूएस के अंदर कैसे यूएस के जो बैंक्स हैं वो किस तरीके से चीज़ों को यूएस के प्रति जो है वो मैनिपुलेटेड करके रखते हैं या उनको वो करते हैं। सो ये जो इश्यूज हैं, आपको प्रॉपर्टी पे वो आपको लगता है कि मेरे को इतना लोन मिलना चाहिए, वो लोन मिलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में जॉट डाउन करना शुरू करें कि हाँ यार मुझे ये प्रॉब्लम फेस होती है, ये प्रॉब्लम फेस होती है, देन यू विल से कि हाँ यार वेब3 को। इंडिया में भी कितनी ज़्यादा बात चल रही है इस बात पे कि सिबिल इज सो डिसफंक्ट इन इंडिया, बिकॉज सिबिल जो है जिसके ऊपर हमारी पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी, आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी लिमिट कितनी होगी, सब डिपेंडेंट है। इट्स अ प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट, और सिबिल उस कंपनी का जो मन करता है वो करती है। दैट्स वाई इंडिया का जो लोन डिस्बर्समेंट है वो पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड है, मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस है। बिल्कुल, वो इस वजह से है बिकॉज सिबिल डिसफंक्ट है। अब सिबिल अगर मैं ये ऑन चेन हो, इसको कोई कंपनी कंट्रोल ना करे, ये डिसेंट्रलाइज हो, हर बंदे को पता हो कि ये किस तरह से कैलकुलेट होता है, राइट मैकेनिज्म क्या है, ओपन हो, तो उससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना हो, सिबिल के कैलकुलेशंस को आप ऑन चेन कर दो। ऑन चेन रेपुटेशन स्कोर्स बन रहे हैं, और वो आपके किस तरीके से आप वहाँ पे लोन्स लेके रीपे कर रहे हो, तो आप कौन से डैप से ट्रांजैक्ट कर रहे हो, कितना आपका पुराना वॉलेट है, क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, कितने आप वेब3 में आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, आपकी एक वेब3 का पूरा एक स्कोर बन के निकल रहा है। तो अगर हमने अभी देखे, हमने मनी स्ट्रीमिंग की बात की, हमने माइक्रो पेमेंट्स की बात की, हमने ओवर कोलेटराइज अंडर कोलेटराइज लोन्स की बात की, हमें लोन डिस्बर्समेंट की बात की, ये सारी प्रॉब्लम फिएट सिस्टम में इनहेरेंटेड है, और इतनी ज़्यादा इनहेरिटेड है कि हमने मान लिया कि दे आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और इसके सोल्यूशंस जो है मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं इस डिसेंट्रलाइज्ड मनी या प्रोग्रामेबल मनी के थ्रू
निकल के आने की बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी रखते हैं, विच अल्टीमेटली ब्रिंग्स अस टू द सोल्यूशन कि लोग चाहें ना चाहें, हो सकता है थोड़े सालों में ऐसे ऐसे सोल्यूशंस आ जाएं कि जहाँ पर आपको पता भी नहीं आप Web3 यूज़ कर रहे हो, बट बैक एंड इज ऑन Web3, आप फ्रंट एंड पे आपको वही लग रहा है कि इट्स स्टिल रनिंग ऑन Web2। लाइक तो वो बहुत हाई प्रॉबिलिटी है, तो इट्स बेटर यू राइड दैट वेव, आप इस टेक्नोलॉजी को समझो एंड एक ओपन माइंडेड से इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सोचो। जब आप सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इसका यूज़ केस क्या है, क्यों ये ज़रूरी है और क्यों ये इतने सालों से बढ़ रहा है, फिर आप धीरे धीरे इस जवाब पर भी पहुंचोगे। और ये प्रॉब्लम आपकी पर्सनलाइज्ड हो सकती है, मतलब जो भी व्यूअर्स हैं उनके बहुत सारे पर्सनल इश्यूज से वो इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि हमने तो कुछ इश्यूज कनेक्ट किए, ऐसे ऐसे न्यूमरस होंगे और हर बंदे के इंडिविजुअल होंगे, राइट। जैसे मैं एक बंदे से मिला, उनके द प्रॉब्लम है बहुत कि उसके डैड बैंकरप्ट हो गए थे, तो डैड डिफंक्ट ऑन लोन्स। अब डैड चले गए, सब कुछ हो गया, द गाय वॉज अलोन, ही ब्रिलियंट माइंडेड पर्सन, मतलब इनसेनली गुड, राइट। बैंक उसको लोन नहीं दे रहा, रीज़न क्या है कि फैमिली हिस्ट्री ऐसी है। आप सोचो कि मेरे डैड ने कुछ गलतियां की, मुझे इनहेरेंट हो गई वो, मेरे को मेरे कैपेबिलिटीज़ पे जज नहीं किया जाएगा लोन के लिए, एंड एवरीथिंग वाज राइट फॉर हिज, उसके पास कोलेटरल भी था, उसके पास सब कुछ था, उसका खुद का सिबिल भी ठीक था, बट सिंस एक फैमिली हिस्ट्री जुड़ी हुई थी NPAs और उसके साथ ऑन अ स्केल, तो बैंक्स ने कहा कि विल अवॉइड इट, विल नॉट सैंक्शन लोन्स। ये 4 महीने पुरानी बात है। बताइए, आप सोचो कि कितने, और वो कभी भी, वो क्या पता वो एक एंटरप्रेन्योर ऐसा बनता जो दुनिया चेंज कर देता, बट सिस्टम किल्ड दैट एंटरप्रेन्योर क्योंकि उसे एक्सेस टू कैपिटल ही नहीं मिला, और रीजनिंग उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी कि उससे वो एक्सेस छीन लिया। आप सोचो क्यों, क्योंकि सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, जो इमोशंस पे चलता है, इमोशंस पे चलता है, बैकग्राउंड्स, इमोशंस, रेफरेंसेस, आपके रिलेशंस, वो है। सो अगेन, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर बैंकर तक सीमित नहीं है। आप सोशल मीडिया पे आ जाओ, सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट चलती हैं ज़्यादा जो कि हाईली इंगेजिंग हो, कंट्रोवर्शियल हो, ठीक है। और मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे आपको अच्छी चीज़ें कम दिखती हैं, हमेशा कंट्रोवर्शियल, मार काट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, न्यूडिटी, जो भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स हैं, आप कभी अपना फीड खोल के देखो। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वायलेंस, लेकिन आपको वो फीड्स बार बार आपके सामने आएंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि जब ये आती है तो आप रुकते हो, राइट। आपका टेंशन जाता है। फियर स्प्रेड्स फास्टर ऑन सोशल मीडिया, एब्सोल्युटली। तो आपको सोशल मीडिया पे वो चीज़ दिखाई जा रही है जो आप नहीं देखना चाहते हो, लेकिन उसको पता है कि आपको दिखाऊंगा तो आप रुकोगे, राइट, आपका इंटरेस्ट जगेगा, आप रुकते हो। तो ये क्या है? सेंट्रल डेटा बेसिस की मिसमैनेजमेंट है कि आपको नहीं पता कि उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हैं जो सेंट्रलाइज्ड हैं, क्या एल्गोरिथम्स हैं। क्या आप ट्विटर का एल्गोरिथम बता सकते हो? क्या आप यूट्यूब का एल्गोरिथम बता सकते हो? क्या आप इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपके सामने ओपन नहीं है? बट एक डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया का जो कोड है, जो उसके एल्गोरिथम्स हैं, वो ओपन होते हैं। अब आप समझो कि आपको अगर ये पता हो कि आपके सोशल मीडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हो, तो आपकी लाइफ कितनी सॉर्टेड होगी ना। आपको चूज करने को मिलेगा कि मैं किस सोशल मीडिया को जानने वाला हूँ, क्या कहता है सोशल मीडिया का ओपन सोर्स कोड में, लोग क्या कह रहे हैं कि क्या ये किसी कंट्रोवर्सी को बढ़ाने जा रहा है या कम करने जा रहा है दुनिया में। सो आई थिंक दिस इज द फ्यूचर, व्हाई पीपल नीड इट। तो जो सोशल मीडिया है वो रीडिफाइन करेगा कि जब आप अभी से वो स्ट्रगल कर रहे हो, काफ़ी सारे आपको स्ट्रगल, मतलब लोगों ने फेसबुक क्यों छोड़ना शुरू कर दिया। आज आप देखो फेसबुक डिक्लाइन पे है, आज इंस्टाग्राम पे भी लोग जो हैं वो परेशान हैं। किसी पेरेंट से पूछो आप, इंस्टाग्राम ने अपनी पॉलिसी चेंज करी है रिसेंटली, एंड इवन बिकॉज उन्होंने जो उनका कंटेंट चेकिंग मैकेनिज्म था ना, वो चेंज करके उसको कम्युनिटी नोट्स की तरह, जैसे एक्स पे हमारा कम्युनिटी नोट्स हैं, वैसा कुछ वो इंस्टाग्राम पे लेकर आ रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नाउ दे नो कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो दिल बी एक्सटेंट, बिकॉज लोगों को समझ आने लग गया है। आपको पता है कि जब गूगल पे पहली बारी क्लिक वाली एड्स आई थी तो उनका क्लिक थ्रू रेशो क्या था? इट वॉज 97%। आज कितना है? 0.01%, शायद उससे भी कम हो गया होगा। ये क्यों इतना डिक्लाइन हुआ? कि
आर ह्यूमन ब्रेन आर डिज़ाइन इन सच अ वे कि आप स्टार्टिंग में उसको सेल कर सकते हो, बस जब वो एक पैटर्न को रिकग्नाइज करना शुरू करता है ना तो उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है। समझ रहे हो आप? तो जो आपने बात बोली बिल्कुल सही थी कि हमें सोशल मीडिया हुक ही उस तरह से कर रहा है, बट अब ह्यूमन माइंड भी इवॉल्व होएगा और उसमें मेरे को लगता है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस का वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होगा कि जिनका पर्सनल एजेंडा ना हो करके वो इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना वुड बी अ बेटर वे प्रोबेबली। राइट। जैसे चैट जीपीटी से हमने देखा, अगर आप ध्यान से, मतलब मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैं आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ कि पहले गूगल में क्या होता था कि मान लो मैं किसी क्वेश्चन पे गया कि फॉर एग्जांपल मुझे कुछ भी बेसिक सी कोई बात जाननी है या बेसिक कोई फिलोसफिकल क्वेश्चन आया टू डिस्कस, मैंने गूगल पे लिखूंगा, गूगल में को 15 वेबसाइट सिखाएगा, मैं एक लिंक खोल लूँगा उसमें मुझे कुछ और दिख जाएगा, मैं दूसरे लिंक पे चला जाऊँगा, एंड दैट्स हाउ माई ब्राउजिंग विल कंटिन्यू, राइट। मैं आधा घंटा लगाऊंगा उस टॉपिक पे। चैट जीपीटी पे क्या है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसने मुझे जवाब दे दिया बहुत कंसाइज, मैंने वो जवाब पढ़ा, मुझे अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो मुझसे काउंटर क्वेश्चन कुछ होगा तो मैं पूछ लूँगा, एंड द कॉन्वर्सेशन विल एंड सून। मैं उस लूप में नहीं जा रहा। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन हमारा जो सर्चिंग का या एक सवाल का जवाब लेने का तरीका था टेक्नोलॉजी से। चैट जीपीटी और गूगल की बहुत दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, बट आज हम देख रहे हैं कि चैट जीपीटी इज़ विनिंग द रेस। इसीलिए गूगल ने भी अब उस तरह से आंसर्स को दिखाना शुरू कर दिया समराइज करके एंड एवरीबडी, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द आवर। और लोग अब उस ब्राउजिंग शेड्यूल से बाहर आ रहे हैं। गूगल मतलब एटलीस्ट जितने स्मार्ट लोगों को मैं जानता हूँ वो उन्होंने अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ चलो आज भी गूगल पे होती हैं, बट बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए गूगल से स्विच हो गए हैं वो चैट जीपीटी पे, एंड दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू बिकॉज ह्यूमन माइंड उसी तरह से डिज़ाइंड है। हमने यहाँ पे बात करी कि वेब3 के बारे में। 2017 से हूँ मैं। 2017 में इनफैक्ट जब इथेरियम का ICO तो 2014 में आया था। 2017 में इथेरियम के बारे में मुझे पता लगा, देखा। 2025 आ गए। 8 सालों में ना, मतलब मुझे तो कोई ऐसी अभी तक एप्लीकेशन नहीं दिखी वेब3 के अंदर जिसने वाकई मासेस 8 सालों में उसे यूज़ कर रहे हो दबा के, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जिस स्केल पे फेसबुक या यूट्यूब या बाकी कई सारी बड़ी बड़ी ऊबर है, ठीक है, तो बड़ी बड़ी एयरबीएनबी है, इतनी बड़ी एप्लीकेशंस हैं। क्या वेब3 में अभी तक कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जो मास लेवल पे लोग यूज़ कर रहे हो? क्या लगता है क्यों ये पॉसिबल नहीं हो पाया अभी तक? या मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, या ये एक सवाल ही गलत है कि यार अभी 8 साल ही तो हुए हैं। लेकिन क्या इन 8 सालों में एक ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी कि जिसको जो 1 बिलियन या 2 बिलियन तक या कम से कम डाउनलोड्स या कुछ उसका यूजेज पहुंचे? आज क्रिप्टो में ही टोटल अगर देखें तो 561 मिलियन लोग हैं सिर्फ। राइट। तो व्हाट इज़ योर टेक? कैसा हम कौन सी वो एप्लीकेशन होगी या वो क्यों नहीं आ पा रही है कि जहाँ पे लोग मासेस जो हैं उसको एक स्केल पे, एक नंबर्स में यूज़ कर सकते? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जो आप 8 साल बोल रहे हो ना, उसके पहले 3-4 साल तो ऐसा था कि पीपल विल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि इसके यूज़ केसेस क्या हो सकते हैं। इट वाज लाइक वी हैव डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता नहीं उस इलेक्ट्रिसिटी का करना क्या है। वो वाला मोमेंट था पहले 3-4 साल, तो इंडस्ट्री बहुत नहीं। दूसरी बात, मैं मानता हूँ कि एक एप्लीकेशन आई है काशिफ जो आप मिस कर गए हो। वो एप्लीकेशन क्या है? यूनिस्वैप। वेब3 में जो 500 मिलियन लोग हैं वो आज के टाइम में सोशल मीडिया के लिए ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए टेलीग्राम डिस्कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं, राइट। पर वो एसेट स्वैपिंग के लिए 500 में से 300-400 तो एटलीस्ट जो है वो कभी ना कभी उन्होंने अपनी लाइफ में एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ की है, चाहे वो यूनिस्वैप हो, चाहे वो कोई और हो, किसी और एक्सचेंज पे, पर सबने करी है एक ना एक बार। ये क्या दर्शाता है कि अडॉप्शन तो आ रही है डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस की। हाँ, उन कैटेगरीज में नहीं आ रही जो कैटेगरीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंटरनेट भी 1980 में आया था, बट वो मास अडॉप्शन देखने के लिए हमें अर्ली 2000s तक रुकना पड़ा। फिर वो जब आईफोन मूवमेंट हुआ, आईफोन 2008 में आया शायद, 7 या 8 में, उसके बाद हमने वो मैसिव ग्रोथ देखी इन सब एप्लीकेशन पे यूज़र बेस की, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि उनको भी 20-25 साल लगे और हम 5 सालों में वो एक्सपेक्ट करें। बट उसमें भी मेरे को लगता है एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है कि हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से निकल के बहुत सारे लोग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर आ गए हैं। वो आपको यूनिस्वैप का टर्नओवर भी बताता है। लास्ट ईयर आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स यूनिस्वैप पे एनुअली ट्रेड हुए हैं।
विच इज़ ह्यूमंगस अमाउंट। और सिर्फ मैं एक डेक्स की बात कर रहा हूँ, डेक्सेस कितनी सारी आ गई हैं उसके बाद, विच पर्टिकुलरली मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अडॉप्शन आ रही है, वो धीरे धीरे आएगी। आई गेस वी हैव टू बी सम पेशेंट। पर जब मैं स्पेस में लोगों से बात करता हूँ, आई एम एंजल इन्वेस्टर, जब मैं एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बिल्ड हो रहे हैं मार्केट में जो ये वाली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे, जिन पे लोग स्विच करेंगे, चाहे वो RWAs की कैटेगरी में हो, चाहे वो डीप इन की कैटेगरी में हो। पीपल आर बिल्डिंग दो सोल्यूशंस। वो सोल्यूशंस ऐसे आ रहे हैं कि आपको देख के लगेगा कि अरे यार सच अ गुड सोल्यूशन टू हैव, राइट, ये कितना बढ़िया सोल्यूशन है कि ये शायद मास अडॉप्शन ले आएगा। मेरे को लगता है वी आर नॉट देयर येट, बट वो आ जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर किसी और लेंस से देखें तो एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट ऑलरेडी है भी। पर मैंने आपको जैसे पहले भी बोला था कि एज कम्युनिटी, एज Web3 कम्युनिटी, द प्रॉब्लम इज वी हैव ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर कम्युनिटी। हम सोच रहे हैं कि आज हो गया, ये कल तक सॉल्व कर दें हर प्रॉब्लम, बट वन प्रॉब्लम एट अ टाइम सॉल्व होएगी, और यूजर अडॉप्शन उनमें से एक है। बट व्हाट इज योर टेक, कौन सी वो सेगमेंट होगा जिसमें जो सबसे बड़ी मास अडॉप्शन लेके आएगा? जैसे यूनिस्वैप तो एक डेक्स है, ठीक है, और जो भी क्रिप्टो में आएगा उसको वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से गुजरेगा पहले, वो सीधा डेक्स पे नहीं आने वाला है। प्रॉब्ली डेक्सेस तभी मेन स्ट्रीम में आएंगी जब कोई बैंक इसे अडॉप्ट कर लेगा और बोलेगा कि आप बैंक की ऐप के अंदर ही स्वैप इंटीग्रेटेड है एंड पावर्ड बाय यूनिस्वैप। सपोज कि आपने HDFC बैंक खोला और वहाँ पे आपको एसेट अगर स्वैप करना है तो HDFC ने वहाँ से API यूज़ की हुई है यूनिस्वैप पे, वो स्वैप हो रहा है, वो समझ में आता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक यूज़र है, उसको हार्डली मैटर, ये तो ईथोस और ये कल्चर और कल्ट और Web3 और डिसेंट्रलाइजेशन, ये मेरे और आपके लिए, क्योंकि हम पुराने लोग हो गए हैं और जो इसमें पुराने हो गए उनको समझ में आता है। एक मासेस को रियली डजंट मैटर कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। क्या लगता है कि हर एक बंदे को तो ये समझना ज़रूरी भी नहीं है कि उसको Web3 समझना है। कौन सी वो एप्लीकेशंस हैं भाई जो आपको लगता है कि वो लेके आएंगी? मेरे को लगता है फॉर एग्जाम्पल 2-3 है। गेमफाई एक तो फॉर श्योर लगती है, बिकॉज गेमिंग इंडस्ट्री जनरली नई टेक्नोलॉजीज के अडॉप्शन को आज तक लीड करती हुई आई है, राइट। तो गेमफाई वुड बी वन ऑफ देम, सोशलफाई कैन बी वन ऑफ देम, बट सोशलफाई मुझे लगता है कि इज़ वेरी डोमिनेट अभी, तो वो मुश्किल है। बट गेमफाई मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कोप है जो लेकर आ सकती है मासेस को। तीसरा जो मुझे लगता है वो RWA लगता है कि अगर आपकी डेली एक्टिविटी का कोई टोकनाइजेशन हो जाए और आपकी एक बेसिक पेज ऐसा इंतज़ाम हो जाए तो वो है। जैसे मैं एक फाउंडर से मिला, ही वॉज टोकनाइजिंग योर कुकीज़, ब्राउज़र कुकीज़। तो वो ब्राउज़र कुकीज़ को टोकनाइज कर रहा था। मेरे को लगा यार कितना सही चीज़ है, मैं इसको अपने ब्राउज़र में डाल दूँ, जो मैं कुकीज़ तो वैसे भी दे ही रहा हूँ लोगों को, है ना। ये उन कुकीज़ को टोकनाइज करके आगे सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन्होंने मार्केट में ला दी और अनोनामाइज भी कर रहे हैं, मतलब अनोनामाइज भी कर रहे हैं मेरे पर्सनल डिटेल्स को। एवरीथिंग इज ऑन चेन, कोड इज ओपन सोर्स, यू कैन वेरीफाई एवरीथिंग। तो इसको करने के मेरे को कुछ पैसे मिलते रहेंगे। ब्रेव जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, टोकनाइजिंग, वो आपको एक टोकन दे रहे हैं जस्ट टू यूज़ देयर ब्राउज़र। अब कितने लोग ब्रेव यूज़ करते हैं जो यूट्यूब प्रीमियम नहीं ले सकते, वो एड्स को ब्लॉक करने के लिए ब्रेव यूज़ करते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो Web3 है, Web2 है, कुछ भी है। उनको ये लग रहा है कि यार यूट्यूब पे ऐड नहीं आती बिना यूट्यूब प्रीमियम खरीदे, तो मैं इसलिए ब्रेव चला लेता हूँ, राइट। कई लोग इनिशियल डेज में तो ब्रेव ने एयर ड्रॉप्स कितने करें, चलो अब तो उनके टोकनाइजेशन वॉज समवट फ्लॉड, तो उतना ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं रहा। बट अगर कोई अच्छी टोकनाइजेशन के साथ, कोई अच्छे टोकन इकोनॉमिक्स के साथ कोई प्रोजेक्ट बनता है जो आपके रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज करे, तो वो मास अडॉप्शन लेकर आ सकता है। जैसे वर्ल्ड कॉइन के केस में आपने बोला कि लोगों ने लाइनें लगा ली थी 25 रुपये के लिए। सोचो आपको रोज़ 10 रुपये मिल रहे हैं कुछ करने के लिए, या रोज़ 100 रुपये मिल रहे हैं, या 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा लोग आ जाएंगे। हाँ, बट वो बनी क्यों नहीं एप्लीकेशन? जैसे मेरा ही मानना है, जैसे आज की डेट में हर हाथ पे एक घड़ी है जिसके अंदर स्टेप्स काउंट हो रहा है, राइट, ठीक है, उसके एक स्टेप्स काउंट हो रहा है और वो अपनी हेल्थ को हर बंदा ट्रैक कर रहा है, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर में कि भाई 5000 कदम चलो तो इतने टोकन, 2000 कदम चलो एक प्रोजेक्ट है जिसको हम इंक्यूबेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम है लाइफ लिंक, एंड वो आभा आईडी से भी इंटीग्रेटेड है, एंड वो एग्जैक्टली यही सोल्यूशन बना रहे हैं कि जो भी आपकी एप्पल वॉच या कोई भी जो भी आप हेल्थ ट्रैकर यूज़ करते हो, यू कैन कनेक्ट दैट हेल्थ ट्रैकर विद देयर Web3 एप्लीकेशन,
एंड उससे आपको वो टोकन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। वो आई गेस 4 महीने में प्रोजेक्ट आ जाएगा लाइव। तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन रहा है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, जब मैं एंटरप्रेन्योर से ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ तो वो ये सब चीज़ें बना रहे हैं। और अब आप सोचो कि क्या उस प्लेटफॉर्म पे जो ऑलरेडी फिटनेस फ्रीक है, अच्छा एक तो बेनिफिट उसको ये हो रहा है कि उसको टोकन्स मिल रहे हैं, दूसरा बेनिफिट है कि वो लार्ज कम्युनिटी से कनेक्ट हो पा रहा है क्योंकि सारे एंथुसियास्ट उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और वो उनके साथ आप कम्युनिटी रन ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सोचो आपने एक Web3 इवेंट है विच इज़ अ मैराथन, और वो कहाँ से मिली आपको? लाइफलिंक जैसी ऐप से मिले जिस पर सब RWA अपने डेटा को कनेक्ट करते हैं। उन्होंने मिलके सोच लिया कि विल गो फॉर अ रन टुगेदर। शहरों के शहरों में लाइफलिंक रन हो रही हैं, बिटकॉइन रन हो रही है, और कितना मैसिव मूवमेंट हो जाएगा। तो RWAs, सोशलफाई और गेमफाई मुझे 3 कैटेगरीज लगती हैं जो मास अडॉप्शन को लेकर आ सकती हैं कहीं ना कहीं। उस कैटेगरीज को हम अभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन बस मेरा मैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कोई चेन जो है इस चीज़ को क्रैक नहीं कर पाई है। जितने भी हम अगर L1s की बात करें, इथेरियम पे यूनिस्वाप ने एक अच्छा एग्जांपल दिया है, बट फिर भी यूनिस्वाप इज लाइक आफ्टर समबडी इज एंटर्ड इनटू क्रिप्टो एंड लुकिंग फॉर स्वैपिंग द एसेट्स, राइट? बट कई लोग ऐसे होंगे जो क्रिप्टो की एप्लीकेशन को यूज करना चाह रहे होंगे, राइट, बट उनको पता नहीं वो कर रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन अच्छी है, वो कर रहे हैं। मैंने आपको ब्रेव का एग्जांपल दिया ना, ब्रेव का एग्जांपल, तो ब्रेव का एक अच्छा एग्जांपल है क्योंकि ब्रेव ने किया। अब मेरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बीटा, वो अल्फा मिलने के लिए भी मैं, बट मेरे को लगता है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक। मैं जब कम्युनिटी में मैं बात करता हूँ, मैं बिल्डर से बात करता हूँ, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन दिस केस। अच्छा एक बात बताओ, ये जियो कॉइन का आपने रिसेंटली एक लॉन्च का अनाउंसमेंट सुना पॉलीगॉन के ऊपर? जियो कॉइन के 450 मिलियन यूजर्स हैं, राइट? और यू थिंक दिस कुड बी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फेज कि जहाँ पे जियो कॉइन का आना इज़ लाइक ब्रिंगिंग 450 मिलियन लोगों के साथ आना पॉलीगॉन के ऊपर, और दिस कुड बी लाइक समथिंग अ गेम चेंजर, या कुछ ऐसा लगता है आपको? फॉर श्योर, अगर ये विद एथोस ऑफ Web3 इसकी एप्लीकेशन होती है, मेरे को इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन है। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से होती है जो एथोस ऑफ Web3 को फॉलो करेगा तो इट्स अ बिग न्यूज़। और बट एट द सेम टाइम आई हैव एप्रीहेंशंस के दिस इज़ जस्ट अनदर अनाउंसमेंट जो इतने सालों में हमने देखी। हम जैसे बॉलीकॉइन था कि हमें लगा था कि सलमान खान कर रहा है, पूरा बॉलीवुड कर रहा है उसको, एंड्रॉस, और कि सिंस उनकी रीच इतनी ज़्यादा है और इतने लोग उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो ऑलरेडी एंड्रॉस करते हैं, दे नो हाउ एंड्रॉसिंग एंड मार्केटिंग वर्क्स, फेस वैल्यू इतनी ज़्यादा है, तो शायद ये वन ऑफ द मेजर थिंग हो जाएगी, बट वो नहीं हुई। इंडिया में CBDCs का एक्सपेरिमेंट हुआ, वो आज कहाँ है? कौन यूज़ कर रहा है CBDCs? कोई भी नहीं कर रहा, है ना? CBDCs में भी सेम ही था। तो मेरे को लगता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या वो एथोस ऑफ Web3 को जिंदा रख के होगी कि नहीं होगी, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आज के टाइम में वो नॉन रिडीमेबल है, आज के टाइम में वो सिर्फ जियो इकोसिस्टम के अंदर यूज है। इट्स एज गुड एज जितना रिवॉर्ड पॉइंट्स था, और वो रिवॉर्ड पॉइंट्स तो सालों से चल रहा है। स्फेयर उनका जो ब्राउजर है उसको यूज करने पे मिल रहा है, राइट? जैसे ब्रेव ब्राउजर को यूज, बट ब्रेव टोकन रिडीमेबल है ना, रिडीमेबल है ऑब्वियसली, उसको आप एक्सचेंजेस पे, डेक्सेस पे जाके लेके, तो वो एक कम्युनिटी उसके ऊपर, ब्रेव के ऊपर कुछ बना सकती है। अगर आपको आज ब्रेव प्रोजेक्ट पसंद है, आपको ब्राउजर पसंद है, आप कह रहे हो यार ये टोकन है, ये मेरी गेम में भी एज मैं रिवॉर्ड दूंगा, मेरी गेम खेलो, या मेरी गेम खेलने के लिए जो इन गेम एसेट्स यूज खरीदने के लिए यूज होगा वो ब्रेव टोकन यूज होगा, यू कैन बिल्ड इट। आपको ब्रेव की कंपनी भी नहीं रोक सकती, राइट? क्या आप जियो कॉइन के साथ सेम कर सकते हो? आज नहीं, हाँ फिलहाल नहीं। तो मेरे को लगता है दैट स्टॉप्स द इनोवेशन देन एंड देयर ओनली, बिकॉज वो उसको एक क्लोज्ड इकोसिस्टम में डाल के अगेन एक रिवॉर्ड या क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स की तरह जोड़ देगा। इसीलिए मेरे को लगता है कि कम्युनिटी एज अ होल इज स्मार्ट इनफ, तभी उन्होंने इसको पॉलीगन के प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। नहीं तो इनकी पहले जितनी भी बड़ी न्यूज़ थी वो हमेशा पॉलीगन के प्राइस में रिफ्लेक्ट होती थी, बिकॉज दिस टाइम प्राइमरली कम्युनिटी माइट बी आस्किंग कि यार आप इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाओ बढ़िया, हमें सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। मेरे को वो देखना है कि मेरे को लगता है इट्स अ स्मार्टर मूव फ्रॉम रिटेल एज वेल, कि रिटेल ने बहुत स्मार्ट मूव किया कि उन्होंने ये क्वेश्चन है पॉलीगन के आगे रख दिया है।
राइट। मेरा इस पे ये टेक है कि ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव थिंग, Yeah, for sure. it's a validation to all the public Right. blockchains, तो not just Polygon. राइट, तो वैलिडेशन So it's इंडस्ट्री not- की है। हाँ, आप industry इंडिया में की किसी को भी बोल सकते हो यार कि रिलायंस इज वर्किंग इन हाँ। वो वेब3 स्पेस को सीरियसली देख रहे हैं, हाँ। यू शुड ऑल्सो। You should मेरे को लगता है ये स्टेटमेंट ही इतनी बड़ी वैलिडेशन और यूज और केस है। कॉर्पोरेट्स को कॉन्फिडेंस बूस्टर है हाँ, कि अच्छा यार एक्सक्यूज मी, मतलब मैं तो पब्लिक ब्लॉकचेन वालों के साथ मीटिंग ही नहीं करता था फाउंडेशंस के साथ, और यहाँ जियो ने तो अनाउंसमेंट कर दी। राइट ये वेब 2 और वेब 3 के बीच का प्ले है। राइट बिल्कुल यू आर राइट, क्योंकि ये वेब 2 और वेब 3 के बीच का कहीं एक अरेंजमेंट है, राइट। प्योर वेब 3 नहीं है। बट ये हमारे नैरेटिव और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। बट फ्यूचर में प्योर वेब 3 प्ले करने से भी कोई रोक नहीं रहा है उसे, राइट अगर फ्रेमवर्क उस हिसाब से बन जाते हैं, जिसमें अब वो मेजर रोल प्ले करेगा। राइट जियो ने सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए उसको करके क्या मिलना था, हाँ, उसने एक बेबी स्टेप लिया है। राइट प्रोबेबली फ्यूचर में जब भी फ्रेमवर्क्स की बात होगी अब उसका इन्फ्लुएंस आएगा, आएगा बिल्कुल। क्योंकि मीडिया में न्यूज़ चली गई है, अनाउंसमेंट हो गई है, जियोस्फेयर पे Right. ऑलरेडी ट्रैक्शन शुरू हो चुका है, लोग कॉइन्स मिंट करने लगे, कॉइन्स रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुके हैं, राइट स्क्रीनशॉट्स आना शुरू हो गए, जहाँ लोगों को 2-4 कॉइन मिलना भी शुरू हो गए। तो आई थिंक ये विद टाइम मुझे लगता है कि इट्स अ फर्स्ट बेबी स्टेप। बट हाँ, रिटेल इतना स्मार्ट हो गया है, ये एग्री करता हूँ मैं, कि उनको इस अनाउंसमेंट से फर्क नहीं पड़ता है राइट कि आप कौन से बड़े कॉरपोरेट को चेन पे ला रहे हो और कितने यूजर का पोटेंशियल है। अब आई थिंक गेम इम्प्लीमेंटेशन। पिछली बुल रन में नंबर्स मैटर करते थे, अनाउंसमेंट्स मैटर कर रही थी। राइट फिगर आउट ये हुआ कि यार अनाउंसमेंट से मैटर नहीं करता है, प्रोडक्ट और एप्लीकेशंस ट्रू सेंस में क्या कौन सी बन रही है वो मैटर करता है। लेट्स गिव इट टू पॉलीगॉन कि उनकी पॉली मार्केट जो एक आई थिंक जो इस सीजन की जो सबसे इम्पैक्टफुल जो चीज रही वो पॉली मार्केट जिसने यूएस के इलेक्शंस को हिला के रख दिया। Right. आज यूएस ने उसके ऊपर जो वहाँ की एजेंसीज हैं उन्होंने स्क्रूटनी तक डाल दिए कि यार ये हुआ क्या। राइट कॉइन बेस से लोग, क्योंकि अमेरिकन को मना था पॉली मार्केट में ट्रेड वो करना। सो पॉली मार्केट इज अ ह्यूज सक्सेस, कल्ची इज अ ह्यूज सक्सेस। प्रॉब्ली ये चीज़ें देखो इम्पैक्ट ला रही हैं, राइट लेकिन फिर भी ट्रू सेंस में जब तक एप्लीकेशंस बिल्ड नहीं होंगी जिनको लोग अट्रैक्ट होके यूज़ करेंगे, जैसे कि ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें आदमी सोशल नेटवर्क भी है और इंस्टेंटली उसमें ट्रांसफ़र भी कर सके वैल्यू और रिसीव कर सके। एंड इसका अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। तो मेरे को दोनों साइड पे इसके प्रोज एंड कॉन्स बढ़िया लगते हैं कि कौन ये था कि मार्केट ने प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं किया, इसका मतलब जो वेब3 के लोग हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर गेटिंग स्मार्टर। अगेन गुड न्यूज़। दूसरा है पर जो वेब2 के लोग हैं या जैसे आपने बोला जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनको एक वैलिडेशन और एक सिग्नल बहुत स्ट्रांग मिल गया। तो मेरे को लगता है इट्स अ बिग 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 विन फॉर वेब3 इंडस्ट्री। बिग विन ऐसे है कि अब सारे प्रोटोकॉल्स को, सारी L1s को एक क्लियर सिग्नल मिला है कि इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग दैट मैटर्स, अनाउंसमेंट इज नॉट ओनली थिंग दैट मैटर्स। अनाउंसमेंट इज नॉट द ओनली थिंग। बट एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट और जो वेब2 यूजर्स हैं उनको एक वो मिल गया, एक नैरेटिव मिल गया कि वाई टू लुक इनटू दिस स्पेस, क्योंकि रिलायंस भी आ गया। तो मेरे को लगता है कि यार ये जो हुआ है ना ये बहुत मॉन्यूमेंटल चीज़ है। हाँ, अब यार इसको इस तरीके से समझो, मतलब 7-8 महीना डाउन द लाइन ऐसे ही एक दिन रात को ट्वीट हो जाता है कि नाउ जियो कॉइन कुड बी स्वैप्ड ऑन क्विक स्वैप और यूनिस्वैप और अदर एक्सचेंजेस लाइक कॉइन DCX या किसी और एक्सचेंजेस पे वो रातों रात आ गया। इमेजिन हाउ मॉन्यूमेंटल दैट मोमेंट वुड बी। एब्सोल्युटली। और मेरे को यही लगता है यार कि इतनी बड़ी चीज़ ये अगर मैं इसको मार्क करूं तो मेरे को लगता है इंडियन क्रिप्टो स्पेस के लिए सबसे बढ़िया चीज़ हुई है। और मेरे को लगता है इससे बढ़िया तरीके से नहीं हो सकती थी कि क्योंकि मेरे को बहुत डाउट होता था हमेशा से, बिकॉज आई वर्क विद L1 वेरी क्लोजली, राइट। ICP की एक्टिविशन हम इंडिया में देखते हैं कि यार रिटेल का कहीं ना कहीं नुकसान होता है कि जब वो सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट्स पे एक्ट करते हैं तो होता क्या है कि लोग सिर्फ अनाउंसमेंट पे फोकस कर रहे हैं, रियल इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन पे कोई काम नहीं कर रहा। लोगों को सिर्फ ऊपर से नंबर्स चाहिए। सारे लोग बोलते हैं कि हमने इस IIT के साथ पार्टनरशिप कर ली, उस IIT के साथ पार्टनरशिप कर ली, सारी ब्लॉकचेन्स के आपको मिलेंगे रेफरेंसेस।
उनमें से अब मुझे ये डेटा तो कोई बता ही नहीं रहा कि उन्होंने कितनी हैकाथॉन्स कराई, कितने डेवलपर्स एक्चुअल में ट्रेन करे ज़ीरो से, कितने डेवलपर्स इकोसिस्टम में ऐड करे। हमने किए हैं, हमने 50 से 60 हैकाथॉन्स किए हैं जो हमने खुद ऑर्गेनाइज करी। अभी जो कम्युनिटी ड्रिवन हैकाथॉन्स हैं वो और ज़्यादा हुई हैं आईसीपी पे। देन हमने 20,000 डेवलपर्स को टच किया, और ये इलेक्ट्रिक कैपिटल की रिपोर्ट में भी था, जबकि वो नॉन स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट थी, वो सोलाना ने स्पॉन्सर की थी ओपनली, तब भी उसमें आईसीपी का नाम उनको डालना पड़ा बिकॉज द ग्रोथ इज़ मॉन्यूमेंटल। नॉट सेइंग दिस टू ब्रैग अबाउट माई सेल्फ, बट ये एक रियल क्वेश्चन उठाता है कि क्या किसी यूनिवर्सिटी के साथ अनाउंसमेंट कर देना इनफ है? अगर आपको, क्योंकि अगर आपको उसमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आप आगे कुछ काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि कोई एजुकेटर्स पे काम नहीं कर रहा, कोई इस पे काम नहीं कर रहा कि एक्चुअल हैकाथॉन हो। अगर हैकाथॉन हो भी तो वो फॉर नेम सेक ना हो, क्योंकि हैकाथॉन है ना, मान लो मैंने अनाउंस कर दी $10,000 के प्राइज मनी के साथ, वही हैकाथॉन हंटर्स हैं जो आएंगे, जो हर हैकाथॉन में जाते हैं सेम प्रोजेक्ट लेकर के, वो अब माइग्रेट कर देंगे आपकी चेन के ऊपर, हैकाथॉन जीत के चले जाएंगे। हमारा रूल क्या था कि हमारी एक हैकाथॉन का विनर दूसरी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, तो हमें हर बार नए पार्टिसिपेंट्स मिले हैं, हमने नंबर्स के लिए काम नहीं किया। ये रूल किसी और हैकाथॉन में नहीं है। सेकेंडली हमने रूल रखा कि आपने पिछले 3 महीनों में कोई हैकाथॉन नहीं जीती होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हैकाथॉन हंटर्स ताकि ना आ पाए, ताकि जो नए डेवलपर्स हैं, जो बिल्कुल फ्रेश डेवलपर्स हैं, जिन्होंने आज तक वेब3 सुना भी नहीं था इससे पहले, उनको ट्रेन करके, उनको सिखा के, उनको प्रोत्साहन दिया जा सके, उनको वो प्राइज मनी दी जा सके। ये कितनी ब्लॉकचेन्स ने किया है वो मेरे साथ ओपनली डिबेट कर लें। क्योंकि जब आप अनाउंसमेंट्स के ऊपर सिर्फ फोकस करोगे, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और ग्राउंड वर्क के ऊपर फोकस नहीं करोगे, तो इट्स बैड फॉर द कम्युनिटी, फॉर द स्पेस। समबडी हैज़ टू डू ग्राउंड वर्क। तो आईसीपी पे आप कोई एप्लीकेशन बता सकते हो विच यू थिंक कुड बी अ डिसरप्टर, जो हम बात कर रहे हैं जिस पर्सपेक्टिव में मासेस में? जैसे मीम्स या कुछ ऐसी आप कुछ, जैसे जो जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनको हम इंक्यूबेट कर रहे हैं, अकाई स्पेस हो गया, लाइफ लिंक हो गया, सिप एंड प्ले हो गया, ये मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। लाइफ लिंक की हमने ऑलरेडी बात की कि हेल्थ ट्रैकिंग को किस तरह से मोनेटाइज कर रहे हैं, और उसके ऊपर एआई मॉडल्स रन हो पाएंगे, वो डेटा डिसेंट्रलाइज होगा, एंड लोगों का भी बेनिफिट है, ह्यूमैनिटी का भी बेनिफिट है, बिकॉज मेडिकल डेटा जब डिसेंट्रलाइज होगा तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से रिसर्च हो पाएगी। तो वो लाइफ लिंक बना रहा है। देन अकाई स्पेस वो है कि जो डेटा लेबलिंग के ऊपर एक सोल्यूशन बना रहा है, बिकॉज एआई में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं कर रहा, एंड सब लोग एआई के अराउंड प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, कोई एआई के डेटा के अराउंड नहीं कुछ सोल्यूशन लेकर आ रहा अभी तक जो अच्छा सोल्यूशन है। तो उन्होंने वेब3 से जोड़ करके उन्होंने एक ऐसी गेम डेवलप करी है जिससे आप डेटा लेबलिंग करवा सकते हैं गेम के थ्रू। आपको एंड यूज़र को लगेगा वो गेम खेल रहा है, कंपनीज के लिए डेटा लेबलिंग हो जाएगी, एंड कंपनी स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इनफैक्ट एलॉन मस्क ने टेस्ला का जब प्राइस भी गिरा है, उन्होंने 10% डिस्काउंट दे दिया था जस्ट टू गेट मोर डेटा, ताकि वो ज़्यादा व्हीकल्स बेच पाएँ, एंड वो ज़्यादा डेटा कलेक्ट करके उसको लेबल डेटा से वो ऑटोनमस व्हीकल्स बना पाए। तो डेटा लेबलिंग और लेबल डेटा इज़ अ स्कार्स एसेट एज ऑफ नाउ, तो दे आर क्रिएटिंग इट। तो मेरे को लगता है कि वो ऐसे सोल्यूशंस जो हैं वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को लेकर आ सकते हैं, वो दे विल गेट इंसेंटिवाइज्ड। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ लेबल डेटा? व्हाट इज अ लेबल डेटा? डेटा 2 तरह का होता है, जैसे एक तो आपको आ गया रॉ डेटा, कि वो डेटा है उसमें से देयर इज नो सेंस टू दैट डेटा। सेकेंड थिंग होता है जो जनरली रिसर्च के लिए या एलएलएम मॉडल्स के लिए या एआई के लिए यूज़ होता है, वो होता है लेबल डेटा। लेबल डेटा क्या होता है कि जो डेटा में कुछ सेंस हो के आप उस पर बता सके कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। तो उसके लिए ह्यूमन लेबलिंग अभी बहुत ज़्यादा यूज होती है कि लोग बैठते हैं, उनकी जॉब होती है उस डेटा को लेबल करना, राइट। बट अब वो एक बहुत स्मॉल स्केल पे हो रहा है। एआई से क्या हुआ, जितना लेबल डेटा था उसके अराउंड मॉडल्स बन गए हैं मोर और लेस। और ये बहुत कोट भी आई बिलीव, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा किसकी कोट है, कि उन्होंने भी रिसेंटली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोली है कि एआई कॉन्फ्रेंस में कि डेटा की स्कार्सिटी इज़ द बिगेस्ट इशू एंड बिगेस्ट थ्रेट टू एआई राइट नाउ। तो वो जो सेंसिबल डेटा है, आप ऑर्गेनाइज डेटा बोल दीजिए उसे ईजी लैंग्वेज में, उसको, उसकी एक रिक्वायरमेंट है रिसर्च लैब्स में भी, एलएलएम मॉडल्स के लिए भी। वो डेटा अभी मिसिंग पीस है, तो वो सॉल्व कर देना, मेरे को लगता है कि वो एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो सकती है। राइट। आपने अभी ना अलग अलग कैटेगरीज की बात करी, एक क्योंकि हम यूज़ केस की बात करते हैं कि अब मुझे जो ऐसा लग रहा है ना कि वेब3 के अंदर जितनी भी चेन्स हैं, एक अलग सी चीज़ देख रहा हूँ मैं।
आप मुझे करेक्ट करना, क्या आपके हिसाब से वो सही चीज़ है? जैसे अब ऐसी पोजीशनिंग हो रही है कि इथेरियम जो है यार, वो डीफाई जितना भी बड़ी जो ट्रिलियंस में जो बैंक्स होंगे, बड़े बैंक्स और ब्लैक रॉक जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डीफाई इथेरियम से कोई नहीं ले जा सकता। मतलब इथेरियम बीइंग द मोस्ट सिक्योर, बिकॉज जब बात फाइनेंस की आती है तो कंपनीज एंड बैंक्स विल नॉट टेक एनी चांस, और वो डीफाई के लिए द गो थ्रू चेन इज इथेरियम। फिर होता है कि यार वो जो मीम इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी जो चेन है यार, जो कंज्यूमर एप्लीकेशंस की जो चेन है यार, वो तो सोलाना है यार। मतलब उसने दिखाया यार कि ठीक है। फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात आती है तो वो होता है कि यार वो पॉलीगॉन पे जो है वो बहुत मिनिमल कॉस्ट है यार, एंड डेटा लेयर जो सेटल होता है वो इथेरियम पे होता है यार, पॉलीगॉन इज द गो टू चॉइस एंड ऑल दैट। अब एप्टोस और सुई आ गए, वो बोले कि यार अभी तक जो तुमने अभी तक वेब3 में देखा था ना, जितनी लैंग्वेजेस देखी थी, जो तुमने देखा था, वो तो कुछ भी नहीं है। जो वो तो डेमो था, जो फाइनलिटी है वो तो भाई मूव इज द फ्यूचर। जो लैंग्वेज है, जो डेवलपर फ्रेंडली है, जो यूजर फ्रेंडली जो एप्लीकेशंस बनेंगे, वो तो एप्टोस और सुई पे बनेंगे। कोई कहता है यार अगर AI इज द फ्यूचर, तो ICP और नियर जो है ये वो ब्लॉकचेन्स हैं जहाँ पे AI अगर फ्यूचर का डिसेंट्रलाइज AI, जो AI एजेंट्स आप अभी जो देख रहे हो जिस फॉर्म में, ये तो कहीं ना कहीं इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा सेंट्रलाइज है। जो कंप्लीट सोल्यूशंस अगर कहीं से आएंगे तो वो ICP से आएंगे या नियर ब्लॉकचेन से आएंगे। वो ना सिर्फ आपको AI एजेंट्स आप मिंट कर सकते हो, वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज से लेके हर चीज़ एक ही चेन पे अवेलेबल होगी। कुछ इस तरह का नैरेटिव बनता है कि AI की चेन्स अलग हो गई, मीम की अलग हो गई। बात करते हैं कैटेगरी वाइज, और शुरुआत करते हैं RWA से। ठीक है कि व्हाट डू यू थिंक कि RWA में कौन सी चेन लीड करेगी विदाउट, मतलब मैं चाहता हूँ कि बहुत आप इसको ऐसे आंसर करो कि यू डोंट हैव टू मेंशन एनी पर्टिकुलर चेन मे बी, बट मैं कर दूंगा। मतलब मैं अगर करना चाहो तो वो आई वांट दिस पॉडकास्ट टू बी नेकेड एंड रॉ। मतलब ठीक है, मैं ऐसे ही क्योंकि चल रहा हूं। क्या मैं धीरे धीरे ना ये ओपिनियन बहुत लोगों के बन गए, अरे इसके लिए तो वो चेन है, इसके लिए वो चेन है, इसके लिए वो चेन है। ये सोचा किसी ने नहीं था। एक्चुअली हर चेन क्लेम करती है उस सब चीजों के लिए। राइट। कोई चेन ऐसा क्यों बोलेगी Right. कि मैं सिर्फ RWA की चेन हूँ? राइट। कोई डेटाबेस ऐसा कहता है क्या? राइट। लेकिन ऐसा हो रहा है। तो चलो बात करते हैं कि इससे कि भाई DeFi से शुरू करते हैं। चलो पहले सबसे बड़ी कैटेगरी, क्या इथेरियम इज गोइंग टू रिमेन एज अ लीडरशिप रहेगी उसकी इसी में? फॉर श्योर। मैं अभी देख रहा था कि इथेरियम का जो रीसेंट अपडेट था उसमें 3 ब्लॉब्स हैं पर ब्लॉक, और उसमें से जो 2 ब्लॉब है ना हर ब्लॉक के, वो 2 चेन लेके जा रही हैं, 2 L2s। एक है बेस जो रिसेंटली आया है, और एक है शायद वर्ल्ड कॉइन शायद, नॉट श्योर। ये नहीं सॉरी, बेस है एक, तो सेकंड आई अनश्योर कौन सी है। मैं थोड़े दिन पहले ही पढ़ रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो 3 ब्लॉब्स हैं तो उनके लिए लड़ाई है बिटवीन L2s कि वो ब्लॉब्स इज बेसिकली उन्होंने स्पेस दी है सिर्फ L2s को, जहाँ पे वो अपने फाइनलिटी लेकर आ पाएँ ट्रांजेक्शन्स की इथेरियम चेन के ऊपर। अब विटालिक की खुद की ट्वीट है जहाँ पर वो उसको कह रहे हैं, थोड़े आई गेस महीना पहले आई थी, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि यार जो मोस्ट अर्जेंट थिंग फॉर इथेरियम कोड डेव्स है ना, वो ये है कि हम ये 3 से 6 करते हैं ब्लॉब्स। इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब आज के टाइम में अगर मैं सारी ये L1s की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक स्पेस जिसकी महंगी है और जो मैटर करती है और जिसके लिए एक्चुअल में लड़ाई है, जिसके लिए एक्चुअल में लोग पीपल आर रेडी टू पे, जिसके लिए एक्चुअली डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो इथेरियम ही है आज भी। परफेक्ट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। तो जब किसी भी ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स हैं उसका मतलब क्या है कि वो एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रख सकते हैं, तो उस ब्लॉक में स्पेस की वैल्यू ही ब्लॉकचेन की वैल्यू है। अगर मैं किसी भी प्रोग्रामेबल करूँ, आज के टाइम में इथेरियम के अलावा कोई चेन नहीं है जिसमें उस ब्लॉक के लिए लड़ाई हो, मारामारी हो, लोग प्रीमियम, अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन तो अलग लीग हो गई। वो तो अलग है, वो तो सबसे ज्यादा प्रीमियम है, वो तो साउंड में नहीं, तो लड़ाई वही है। हाँ, वो अलग लीग हो गई। अगर मैं प्रोग्रामेबल मनी की बात, उसमें आज भी इथेरियम बाय सम मार्जिन लीड कर रही है। तो डीफाई में मेरे को लगता है कि इथेरियम ही रहेगी। इथेरियम की L2
ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, बट सेटलमेंट लेयर हमेशा इथेरियम ही लेगी। एंड जो बड़े एसेट्स होंगे वो तो सेटल, और यार अगर मुझे आज भी $5 मिलियन का कोई कॉइन खरीदना है ना, और वो पॉलीगन, इथेरियम, सोलाना तीनों पे अवेलेबल है, आई एनी डे गो विद। मेरे को $50 फीस $1 मिलियन के बाय के पीछे तो इट्स नेग्लिजिबल फॉर मी। वाई वुड आई रिस्क इट कि सोलाना आए बगाए बंद हो जाती है, पॉलीगन में देयर आर इश्यूज वी हैव डिस्कस्ड। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर है जो एक बिग टिकट साइज डाल रहा है तो आज भी वो इथेरियम प्रेफर करेगा, बिकॉज उसने वो हिस्ट्री और वो स्पेस अपने लिए बनाई है। तो आई बिलीव इथेरियम इज द आंसर। राइट। डीप इन इज वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी, बिकॉज मेरे को लगता है कि जो अपना इंस्टीट्यूशंस के लिए सबसे मैटर करेगा वो डीप इन करेगा। दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट डीप इन, बिकॉज बड़ी बड़ी सप्लाई चेन्स में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लग्जरी ब्रांड्स डीप इन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि वो काउंटर फिटिंग को रोक पाएँ, राइट। तो मेरे को डीप इन वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगती है। तो उसमें जो एक नया नाम मुझे बहुत ज़्यादा डीप इन में जो बहुत एक्टिवली बढ़िया काम कर रहे हैं, जो जिसकी ज़्यादा बात नहीं होती, वो है हडेरा। हडेरा आज नहीं दिख रहा, बट डीप इन में हडेरा कैन बी बिग। यार ये पहली बार सुना है हाँ पॉडकास्ट पे। हेडेरा का ये तो सुना था कि नासा और काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के साथ उसने कोलैब किया है, बट व्हाई यू से दैट, मतलब कुछ ऐसा डीप इन में जो मैंने जहाँ तक सुना, वो सारी डेवलपमेंट जैसे सोलाना के ऊपर चाहे हीलियम नेटवर्क था, और भी सोलाना के ऊपर जो डीप इन से रिलेटेड काफ़ी डेवलपमेंट सुनी, बट हेडेरा का पहली बार सुना। हडेरा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, एंड वो एक्चुअल कोर रिसर्च पे काम कर रहे हैं और एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जो डीप इन है क्या कि डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप अपने सप्लाई चेन्स में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है ये, राइट। लग्जरी ब्रांड्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। बैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि मान लीजिए आज बैंक आपको लोन देना है, आप एक इंडस्ट्री चलाते हैं, आपको बैंक ने लोन देना है, तो उनके पास क्या मेट्रिक है, ले दे कि उनके पास आपके बैंक स्टेटमेंट से मेट्रिक है, और कोई डेटा पॉइंट भी नहीं है। बैंक भी क्या करेगा, और कुछ तो कैप्चर ही नहीं हो रहा ओवर टाइम, तो आपसे आपके 3 साल की बैंक स्टेटमेंट्स मंगवाता है और उसके बेसिस पे आपको लोन बताता है कि दूंगा कि नहीं दूंगा, या दूंगा तो कितना दूंगा। डीप इन के साथ क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपकी पूरी फैक्ट्री में एक डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कैलकुलेट कर रहा है कि आप कितने टन आपका रॉ मटेरियल आता है और कितने टन आपका एक्सपोर्ट होता है। उसे ऑन चेन रिकॉर्ड हो रहा है, उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता, और वो एज गुड एज बैंक स्टेटमेंट्स हैं, बिकॉज वो कोई उसको फेक नहीं कर सकता। जब वो रिकॉर्ड होगा तो उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट एक्सेस मिल सकता है। लुई विटॉन अपना बैग इतना महंगा बिकता है, आप कॉपी बना के कोई बेच सकते हो, क्यों? क्योंकि वो ट्रैक ही नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया। मैं आपके सामने 2 बैग रख दूँ जो हूबहू दिखें, आप बता ही नहीं सकते कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं है। तो अगर वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन से आप मार्क कर पाएँ उसको टू इट्स ओनर, और अगर वो सेकेंडरी मार्केट से आ रहा है तो अच्छा ये इसने खरीदा था, उससे पहले इस एड्रेस ने खरीदा था, फिर इस एड्रेस ने खरीदा था, फाइनली ये यहाँ पे बना, ये यहाँ पे गया, ये इस स्टोर में था लुई विटॉन के, ये आप सब कुछ वेरीफाई कर पाओ ऑन चेन, तो इट्स अ गुड यूज़ केस। ये सारे सोल्यूशंस पर हडेरा बहुत काम कर रहे हैं, तो हडेरा कैन बी वन ऑफ अ गुड कंटेंडर्स इन डीप इन गोइंग फॉरवर्ड। आज उतना नहीं है, बट रिसर्च लेवल पे और इंस्टीट्यूशन लेवल पे दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, बट ऐसा हो क्यों रहा है कि एक चेन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में लीड कर रही है? और यार बहुत सारे रीजन हैं, मतलब क्या रीज़न क्या है? इंटरनली ऐसा हो जाता है कि कई बार टॉप मैनेजमेंट में एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं। कि मान लीजिए आईसीबी में 33 हब्स हैं, राइट। एक हब मैं चला रहा हूँ, कोई हब कोई और चला रहा है, कोई हब कोई और चला रहा है। अब मान लीजिए मेरा इंडिया के लिए विजन था एक तरीके से कि मैं इस तरह से इंडिया में ग्रोथ करूँगा, तो मैंने अपने तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करी। वो सही गलत है ना, हो सकती है, बट अब सिंस मेरा एक विजन था तो आईसीबी उसी विजन से दिख रहा है। सोलाना में किसी का विजन होगा कि हमें मीम कॉइन्स पे डबल डाउन करना है टॉप मैनेजमेंट में, एंड वो एज फाउंडेशन उन्होंने सपोर्ट किया, पुश किया, एंड दैट थिंग वर्कड फॉर देम। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत बार टैलेंट भी जो है वो कि किस तरफ कौन सी चेन्स पे कौन सा टैलेंट बैठा, उनका फोकस एरिया क्या है, उनका एक्सपर्ट एरिया क्या है, वो चेन की डायरेक्शन वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि आपने जब एआई की बात करी, आपके दिमाग में 2 नाम आए, आईसीपी और नियर। कोइंसिडेंटली आईसीपी और नियर के दोनों जो सीईओज हैं
ICP का डोमिनिक विलियम्स और नियर का इलिया, दे आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टोग्राफर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और मतलब चीफ साइंटिस्ट हैं जो डोमिनिक विलियम्स, इज उनका इथीरियम में भी जो वर्क था वो इट वाज रिमार्केबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो इथीरियम में थे। देन व्हेन ही स्टार्टेड जो उन्होंने बिल्ड किया, तो ये क्यों ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो विजन उस तरह से होगा ना। ICP हैज़ ऑन इट्स टीम, ऑन इट्स पेरोल, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टोग्राफर्स एंड मैथमेटिशियंस। तो आपको लगता नहीं वो AI के लिए बहुत क्रूशियल चीज़ है? तो इसीलिए वो आपको वो नाम उस तरह से आ रहे हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जो टॉप मैनेजमेंट है किसी भी फाउंडेशन की या किसी की या कम्युनिटी जो है वो उस तरफ इंक्लाइंड है, तो वो टैलेंट बहुत ज़्यादा उसको वो करता है। नेक्स्ट, रियल वर्ल्ड एसेट्स, RWAs मेरे को लगता है कैटेगरी बाय कैटेगरी जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो अगेन दैट शुड बी ऑन इथेरियम, राइट। और अच्छा, एक चेन और की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन के ऊपर जैसे अभी रून्स आया और रून्स पे हमने इतने सारी एप्लीकेशन देखी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे RWAs में सोल्यूशंस जो हैं जो बिटकॉइन के ऊपर प्राइमरीली सोल्यूशन बनेंगे, क्योंकि अब बिटकॉइन मान लीजिए रिजर्व एसेट बनता है, तो बिटकॉइन के ऊपर लोग लेंडिंग भी करना चाहेंगे, बोरोइंग भी करना शुरू हो चाहेंगे। गया, कॉइनबेस ने कर दिया, वो कर दिया ना, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड भी होएगा। तो वो मेरे को लगता है RWAs में एक कैटेगरी बिटकॉइन भी कैप्चर कर सकता है, रून्स। बट वो बहुत नेसेंट है, इट विल टेक सम टाइम। अभी वो उतना टेक्निकली वायबल नहीं है, बिकॉज UX अभी उतना इवॉल्व नहीं कर रहा है, बट इट्स इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे। बहुत फास्ट इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं वहाँ पे, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन रून्स पर्सनली, क्योंकि बिटकॉइन चेन की लिक्विडिटी तो अनपैरेलल है ना। जितनी लिक्विडिटी बिटकॉइन चेन पे आ सकती है कहीं पे नहीं आ सकती, और डायरेक्टली बिटकॉइन से अगर आप किसी में स्वैप कर सकते हैं तो इट्स अ गुड चीज़ है। तो बिटकॉइन और इथेरियम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। उसके बाद अगर RWAs में बोलूँ तो वो यूज़र सेंट्रिक हो जाएगा। जो बॉन्ड्स वगैरह जो जैसे टोकनाइज होंगे, जो जैसे US के बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वो या कोई कल को स्टॉक्स है, कल को वो टोकनाइज हो गई हैं, रियल एस्टेट टोकनाइजेशन। इथेरियम प्रोबब्ली, आई थिंक इथेरियम इज द गो टू चेन प्योरली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और बिटकॉइन चेन के ऊपर भी आ सकता है पार्ट ऑफ इट, जो बिटकॉइन रिलेटेड डीफाई एक्टिविटीज़ हैं, जो फाइनेंस रिलेटेड होएंगी वो जाएंगे मेरे हिसाब से इथेरियम पे। जो बिटकॉइन रिलेटेड होगी, अगर बिटकॉइन रिजर्व एसेट बनता है तो वो बिटकॉइन चेन पे ही रुकेंगी, राइट। एंड सेकेंडली इसके बाद जैसे हम मान लो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आ गए, तो जो AI बेस्ड है वो मेरे को ICP पे आई एम वेरी बुलिश, नॉट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट। मैंने पहले भी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बाकी बट ICP पे जनरली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इंटरनली, आई कैन टेल यू, अराउंड द ग्लोब। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे AI रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो वो उसमें RWAs में जो अगला मेरा वो था, वो AI एजेंट्स ही था, तो चलो उसको कवर कर लेते हैं। AI एजेंट्स पे इतना हाइप है, तो कौन सी चेन पे अल्टीमेटली AI एजेंट्स आर गोइंग टू सर्वाइव? सिर्फ और सिर्फ ICP पे कर सकते हैं। बट वो तो अभी सोलाना पे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, बट कितने डिसेंट्रलाइज्ड या वर्चुअल्स पे आ रहे हैं। बेस पे भी प्रॉब्लम ये है कि बेस फाइनल चीज़ों को क्लॉग नहीं करती। जैसे मैं आपको ब्लॉब वाली प्रॉब्लम बता रहा हूँ, अगर ये ब्लॉब का भी सबसे बड़ा इशू है इथेरियम इकोसिस्टम में डेव्स वाइज, कि 3 ब्लॉब्स हैं पर ब्लॉक, वो कह रहे हैं इसको बढ़ा करके 6 कर दो। 6 से भी प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी होगी, क्योंकि L2s तो डेली नहीं आ रही हैं, तो इनकी तो इंटरनल फाइट्स ही बहुत ज़्यादा रहेंगी। फाइट्स तो रहेंगी, लेकिन अगर मुझे ICP और नियर पे वर्चुअल जैसा अगर प्लेटफॉर्म चाहिए हो जहाँ से AI एजेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हो, तो वो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? मैं उस पर बता रहा हूँ कि हो रहा है काम, बट वो स्लो इसलिए बिकॉज उसमें एवरीथिंग इज ऑन चेन। AI एजेंट्स का जो अभी जो हम सबसे बड़ा इशू और प्रॉब्लम देखेंगे ना, वो होगी कि उनको सेंट्रलाइज और कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, और वो कंट्रोल से जो बचेंगे, जो ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड होंगे, वो वही हो सकते हैं जो टोटली ऑन चेन है, जिसका बैक एंड सारी कंप्यूटेशन AWS पे हो रही है, और 99% की आज के टाइम में वही हो रही है। या फिर जो कमांड भी अपने इंटरनेट पे रन कर रहे हैं, उनको तो कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो जब तक कोई चीज़ कम्प्लीटली ऑन चेन नहीं आती, तब तक वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज होगी, और AI एजेंट जैसी चीज़ तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो ICP इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स इन दिस। तो ये है, तो बट ये कि एवरीथिंग ऑन चेन बनाने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो डेवलपमेंट इज़ प्राइमरीली स्लो। बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार कि वो पहले हम बाकी चेंज पे देख लेंगे, बट अल्टीमेटली वो वहीं पे आएगी। ओके, मीम कॉइन्स
मीम कॉइन आई थिंक विल स्टिक विद सोलाना बिकॉज डीजन कम्युनिटी जो है वो सोलाना पे है, और फॉर टाइम बीइंग वो मेरे को नहीं लगता कि दे विल स्विच फॉर एनी अदर रीजन. बेस ने भी इनफैक्ट अगर आप देखोगे बेस की फर्स्ट बेट वाज मीम कॉइन. बेस ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि वो मीम कॉइन्स के लिए डिफैक्टो चेन बन जाए. उनका एआई कभी था ही नहीं. ये बात बहुत कम लोग जानते हैं. लास्ट ईयर जब आप बेस का पूरी ट्रेजेक्टरी देखो मार्केटिंग की से लेकर के प्रोजेक्ट्स तक, पहले उनका टारगेट था मीम्स. दे लॉस्ट दैट बैटल टू सोलाना क्योंकि डीजेंस मूव ही नहीं हुए बेस पे. देन दे स्विच टू वो. उनका एआई उनकी भी पहली प्रेफरेंस इसलिए नहीं थी बिकॉज उनको पता था इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इट. बट अब वो उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया तो दे आर गेटिंग इट. बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है दीज चेंज विल कैच अप. तो मीम्स आई थिंक विल स्टे ऑन सोलाना फॉर टाइम बीइंग. स्टेबल कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स TRX, ट्रॉन, डोमिनेंट तो नहीं है. इथेरियम और L2s पे, और मतलब मेरे को लगता है कि स्टेबल कॉइन किसी एक चेन को डोमिनेट करेंगे. वो मल्टीपल अभी तो अगर मेजॉरिटी तो आप इथेरियम पे है, पर वो अभी के लिए ना, वो इवेंचुअली तो वो जाते रहेंगे. और इथेरियम के ऊपर भी जो है वो अल्टीमेटली ब्रिज हो के बहुत सारी चेन्स पे चले गए हैं. वो दिखने में इथेरियम पे हैं बट वो अल्टीमेटली ब्रिज हो के यूज़ तो बहुत सारी चेन्स पे हो रहे हैं फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो और इथेरियम पे इसलिए भी हैं कि बहुत सारी जो एक्सचेंजेस जो अपने स्टेबल कॉइन्स होल्ड करती हैं. बिकॉज एक्सचेंज में क्या है कि आपके बाइनेंस पे जो स्टेबल कॉइन पड़ा है आपको नहीं पता कि पीछे उन्होंने वो इथेरियम पे रखा हुआ है, ट्रॉन पे रखा हुआ है, किस पे रखा हुआ है. तो दे प्रेफर टू कीप इट ऑन इथेरियम. तो उस वजह से इथेरियम पे, क्योंकि इथेरियम की सप्लाई और लिक्विडिटी ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा मार्केट में पहले आ गए थे. बट अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता इसमें कोई विनर चेन निकलेगी और सेंस भी नहीं बनती. फॉर स्टेबल कॉइन्स आई गेस हर चेन के ऊपर ही आएंगे इवेंचुअली. डिसेंट्रलाइज साइंस बहुत ही नई कैटेगरी है. ये मुझे लगता है ये एक बड़ी फिनोमिनल, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी है कैटेगरी. बिकॉज कोविड ने ये चीज़ बताई कि दवाई रिसर्च कितनी सेंट्रलाइज्ड है. मतलब हम WHO के जब वो आके बोलता था कुछ तो हमें पता लगता था क्या हो रहा है. Right. उसने बोला इंजेक्शन लगवा लो, इंजेक्शन लगवा लिया. ये चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है कि ये डेटाबेस सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए जिसमें लोगों की लाइफ मैटर करती है. राइट. तो वो इसीलिए मेरे को लगता है डिसेंट्रलाइज साइंस वही ऑर्गेनाइजेशंस लीड कर पाएंगी जो रिसर्चर्स की और रिसर्च की वैल्यू करती हैं. एंड उसमें भी ऑन टॉप मेरे हिसाब से नियर और ICP ही आती हैं. या बिटकॉइन और इथेरियम भी है फॉर दैट मैटर. तो इन्हीं 4 चेनों में से किसी एक चेन के ऊपर ही सर्वाइव करेगा डिसेंट्रलाइज साइंस. जैसे मैंने आपको लाइफलिंक एग्जांपल दिया था. डिसेंट्रलाइज साइंस में सीजी ने एक्चुअली बात शुरू करी थी और सीजी बहुत सीरियस है इसको लेके. और बाइनेंस चेन पे बायो प्रोटोकॉल पीछे आया. सीम्स लाइक दैट दे आर लीडिंग इन दिस बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस चेन की बात नहीं हुई अभी तक ओवरऑल. डिसेंट्रलाइज में साइंस में यू थिंक कि दे कैन टेक अ लीड. दे कैन. अगर आप मेरे से ये पहले पूछते तो मैं बोलता कतई नहीं. पर मैं आज बोलूँगा दे कैन बिकॉज CZ 2.0 इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. जो 2020-21 वाला CZ था उनका पर्पस था सिर्फ कोई जो प्रोडक्ट चल रहा है उसकी कॉपी बना के बाइनेंस पे सस्ती करके और बाइनेंस के थ्रू पुश कर दो. बट नाउ CZ 2.0 इज़ एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स रियल प्रॉब्लम्स एंड वर्किंग टुवर्ड्स रियल सोल्यूशन. तो मेरी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुई है इस पे CZ पे. तो आई डोंट नो हिज विजन अराउंड इट. जो पब्लिक डेटा अवेलेबल है माइट बी, यू आर राइट, यू माइट बी राइट ऑन दिस कि वो दे कैन लीड इट प्रोवाइडेड. क्योंकि अल्टीमेटली तो फाउंडेशन का ही है कि अगर फाउंडेशन और वो उस तरफ इंक्लाइंड है. मुझे लगता है कि साइंस को. अच्छा, हाउ अबाउट NFTs एंड सोशल नेटवर्क? छोटा सेगमेंट है बट किस पे फ्लरिश करेगा? आई गेस L2s पे. इथेरियम L2s. बिकॉज एट द एंड इट मैटर्स कि मैं NFT बेच रहा हूँ तो मेरी कितनी कम कॉस्ट और फास्ट एग्जीक्यूशन. कम कॉस्ट से ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन सोशल नेटवर्क. हाँ, तो वो सेम ही है. तो मेरे को लगता है कि इथेरियम L2s इन जनरल वो ले जाएंगे सारी मिला के, जिसमें पॉलीगॉन भी आ गया, आर्बिट्रम आ गया, ऑप्टिमिज्म आ गया, जो भी मेजर प्लेयर्स हैं, बेस आ गया. तो मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसे कैटेगरी वाइज डिस्कशन हुई है. मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये वाला जो सेगमेंट है ऐसे कभी किसी ने कैटेगरिकली चीज़ों को डिस्कस नहीं किया कि कौन से सेगमेंट में कौन सी चेन लीड कर रही है. आई थिंक दिस, मैंने जैसे हमने अपने ऑडियंस को बोला था कि
this podcast is not going to be only a podcast for listening, but to take out so many things out of it. And I think the discussion is going in a फैंटास्टिक डायरेक्शन और बहुत ही लर्निंग वाला रहा मेरे लिए भी पर्सनली अच्छी डिस्कशन रही. मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस नेक्स्ट एपिसोड में और ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, वो लेके जाए. तो चले मिलते हैं नए नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय काशी भाई. थैंक यू.